नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस दैट इज लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो वो जो यूजीसी नेट का तीसरा पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस पेपर में हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, और जिन क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम लोग डिटेल तरीके से देख चुके हैं पिछले प्रीवियस पेपर्स में, जो दो पेपर पीछे हम सॉल्व किए हैं। तो अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनको हम शॉर्ट तरीके से ही देखेंगे, केवल उनका आंसर ही यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि उनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में, इसलिए यहाँ पर उनको संक्षिप्त तरीके से हम लोग देखेंगे। और जिन क्वेश्चंस पे हम लोग प्रीवियस में डिटेल चर्चा नहीं किए और जिस पे लगेगा हमें कि इन क्वेश्चंस पे एक डिटेल चर्चा होनी चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक डिटेल तरीके से यहाँ पे चर्चा करेंगे, चर्चा पर चर्चा उनकी होगी। और फिर उसके बाद हम लोग जो और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग डिस्कशन जारी रखेंगे। तो ये पॉपुलेशन स्टडीज का जो पेपर है ये 22 फरवरी 2023 को हुआ था, और ये शिफ्टेड एग्जाम था। ये एग्जाम दिसंबर में होना था, दिसंबर 2022 में, लेकिन कुछ कारणों से आयोग ने कैंसिल किया और उसके बाद इसको फरवरी में कराया गया। तो ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल और ये टेलीग्राम का लिंक। अगर आप प्ले स्टोर पर L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं तो आपको इस लोगों के साथ एक ऐप दिखाई देगा, जिसको आप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में या जो भी आप सेट यूज कर रहे हैं टैबलेट वगैरह, वहां पर जब इसको इंस्टॉल करके आप बाकी की सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब इसमें पहला क्वेश्चन था कि वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 कॉप, जिसको 27 कहा गया, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये शर्म अल शेख, ये एक शहर था, और यहाँ पर हम लोग जो है यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज समिट होता है उसको होस्ट किया गया था 2022 का। इसके साथ ही इसमें हम लोग देखेंगे तो कायरो, नैरोबी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस तरीके से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आगे क्वेश्चंस में आएंगे, इसलिए उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये करंट का क्वेश्चन था और ये इसका एक्सप्लेनेशन था। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द नेट माइग्रेशन। नेट माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो आ रहे हैं लोग और उनमें से जो बाहर जा रहे हैं उनको माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास नेट माइग्रेशन आता है। तो ये देखेंगे इसका आंसर। फिर विच ऑफ द व्हाट इज द लीगल एज फॉर वोटिंग एंड मैरिज फॉर फीमेल इन इंडिया। तो लीगल एज फॉर वोटिंग 18 साल है, और फिर उसके बाद मैरिज के लिए, फीमेल्स की मैरिज के लिए भी 18 साल एज है, तो ये 18 एंड 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या था। तो ये 869 था, और ये यहाँ का सेक्स रेशियो भारत में राज्यों में सबसे कम था। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन 869। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन की जो थियरी थी ये बॉसरूप द्वारा दी गई थी, और इसमें कहा गया था जिस तरीके से हमारे पास जैसे जैसे हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, उस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन की तरफ जाएंगे। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का हम डेवलपमेंट करें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को हम इजाद करें जिससे हमारे पास जो कम जमीन है, जो फर्टाइल लैंड हमारी है, देखेंगे तो पूरे विश्व में बहुत ही कम फर्टाइल लैंड है, उस फर्टाइल लैंड में हम मैक्सिमम एग्रीकल्चर आउटपुट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये थियरी जो दी गई थी इनके द्वारा, ये ई बॉसरूप थे। ठीक,
ये लिखा गया है यहाँ पर, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन refers to the process of increasing the productivity of farmland by using advanced technique and input to produce more crop or livestock on the same amount of land। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है कि since when the China adopted the two child policy, तो टू चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने 2016 में अडॉप्ट की, लेकिन चाइना को देखेंगे तो वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में चाइना ने इंट्रोड्यूस की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, और 2021 में आके इन्होंने इसको थ्री चाइल्ड में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये कहा जाए कि 2021 से गवर्नमेंट ने वहां पर ये छूट दे दी है चाइना में कि अब जो मैरिड कपल हैं वो 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये देखेंगे वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में और टू चाइल्ड पॉलिसी 2016 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएल इन रिलेशन टू द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द एल्डरली। एल्डरली लोगों के लिए ये एडीएल का फुल फॉर्म क्या था? तो एडीएल का फुल फॉर्म यहाँ पे था कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। पर डे जो एल्डरली लोग हैं जो काम करते हैं, जो भी मतलब 60 प्लस की जनसंख्या है हमारे देश की, उस जनसंख्या में जो भी लोग जो डेली एक्टिविटी करते हैं उसको एडीएल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एज ग्रुप हैज शोन द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 टू 2011। तो यहाँ पर देखेंगे 60 प्लस लोगों की संख्या इसमें, मतलब ग्रोथ रेट ध्यान में रखिएगा। जब हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब 15 साल से लेके 60 साल जो 60 इयर्स के लोगों की संख्या है वो भारत में सबसे ज्यादा है परसेंटेज वाइज। लेकिन जब ग्रोथ की बात की जाए कि मतलब उसमें ग्रोथ कितना हुआ है या सबसे ज्यादा ग्रोथ किस पॉपुलेशन में हुआ है, तो वो 60 प्लस पॉपुलेशन में हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, भारत में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। अगर पीछे 150 सालों की तुलना की जाए तो आज के समय में देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने के कारण लोगों की जो सर्वाइवल एज है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ती जा रही धीरे धीरे। तो ईयर पर ईयर जो है बढ़ती जा रही थी, इसलिए जो है वहां पर एल्डरली लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें अगला है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 2001 टू 2011। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात है तो ये 17.7% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी 2001 की तुलना में 2011 में। और अगर देखेंगे तो भारत में जो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडियाज पॉपुलेशन जो है ये 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है एज पर सेंसस डेटा। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर इसमें एक विकल्प लिख दे 17.5 तो आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 17.5% है पूरे विश्व की पॉपुलेशन का। लेकिन भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है 2001 से 2011 के बीच में 17.7%। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री कंडक्ट द सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, गृह मंत्रालय इस पर काम करता है। और इसके तहत एक एक डिपार्टमेंट इनका होता है कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आरजीआई जिसको बोलते हैं। अगर एसएससी बीसीजीएल में आपका जीएसओ की पोस्ट पर सिलेक्शन हो तो आरजीआई में भी वैकेंसी जाती है और आरजीआई में एसएससी सीजीएल जीएसओ के माध्यम से आप जा सकते हैं वहां पर अपनी मतलब एंट्री नौकरी कर सकते हैं। तो ये आरजीआई के माध्यम से होता है। फिर which stream of migration is more dominant in India। तो ये दो आपको पहले बताया गया था पिछले क्वेश्चंस में, पिछले किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, कि यहाँ पर जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन हमारे पास देखिए
रूरल टू रूरल माइग्रेशन, और सबसे अधिक अगर जो माइग्रेशन होता है वो फीमेल्स का होता है, और इसका कारण क्या होता है? मैरिज। मैरिज के कारण भारत में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इन ईयर 2020? तो 2020 की जो SRS बुलेटिन थी, अगर उसमें देखेंगे आप लोग, तो उसमें MP जो है इसमें IMR सबसे ज्यादा था। ठीक है, MP में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा, कि टॉप 5 स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जिनका हाईएस्ट होगा वो थे MP, UP, असम, ओडिशा एंड राजस्थान। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात किया गया है, नीचे यही सेम डेटा MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात की गई है, तो वहां पर असम टॉप पे है। ध्यान में रखिएगा कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान जिनकी डेथ होती है उनको मैटरनल मोर्टेलिटी में कंसिडर करते हैं, और उसमें जो है सबसे ज्यादा मैटरनल जो मोर्टेलिटी है, मातृत्व मृत्यु दर जिसको बोला जाता है, वो असम की है, और असम में सबसे ज्यादा यहाँ पर MMR है, और IMR जो है ये देखेंगे तो MP में है। ठीक है, और UP जो है देखेंगे तो दोनों में सेकंड स्थान पे है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा आप लोग देखते रहिएगा। हाँ, जल्दी ही इस पे हम लोग इसका भी जैसे एग्जाम से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि सेंसस का डेटा और जितने भी नए बुलेटिन्स आए हुए हैं, जैसे SRS बुलेटिन और वर्ल्ड जो यूनाइटेड नेशन की जो पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है उस पे, और ये सारी चीजें जो है कंसाइज तरीके से हम आपको कोशिश करेंगे कि चाहे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं हो पाता तो अगर कोशिश हम करेंगे पहले इस पर क्लास ली जाए। ठीक है, तो जल्दी ही उसकी क्लास जो है एग्जाम से पहले होनी है। फिर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिटीज डेटा बुकलेट 2018 पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन, which among the following Indian cities have more than 20 million population? तो 20 मिलियन पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो दिल्ली और मुंबई दोनों हैं। ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो उसमें कोलकाता भी शामिल है, लेकिन जो वर्ल्ड सिटीज डेटा बुक है उसमें ये क्वेश्चन जो है दोनों के लिए, मतलब दोनों हमारी जो सिटीज हैं दिल्ली और मुंबई, ये 20 मिलियन प्लस जो है पॉपुलेशन में कंसीडर की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये आयोग का गलत था, कि आयोग ने इसको मुंबई को माना था, लेकिन इसमें मुंबई और दिल्ली दोनों। ठीक है, आगे क्या है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन इंडिया एज पर NFHS 5 डेटा? तो NFHS 5 डेटा पे देखेंगे तो 91% ये भारत में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो जो अर्ली नियोनेटल डेथ होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लेट नियोनेटल डेथ। मतलब अर्ली नियोनेटल का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे हैं वो जब हम इसको अर्ली नियोनेटल या फिर लेट नियोनेटल की बात किए थे पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें ये बताया गया था कि जो अर्ली नियोनेटल एज होती है वो मैक्सिमम 7 दिन या फिर इस तरीके से कंसीडर की जाती है। लेट नियोनेटल में हम क्या करते हैं, उसको 28 दिन तक कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उस केस में हमारे पास यहाँ पर क्या है, अर्ली नियोनेटल डेथ जो है हमारे पास ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लेट नियोनेटल डेथ। ऐसा इसलिए कि अर्ली नियोनेटल में बेबी की जो बॉडी होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, छोटे छोटे इसके इन्फेक्शन घातक हो जाते हैं, इसलिए वहां पर डेथ जो है ज्यादा होने की संभावना होती है। एज पर SRS स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो 2020 में आई थी, द बर्थ इंटरवल हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लाइव बर्थ। तो लाइव बर्थ का देखेंगे जो इंटरवल है वो 24 to 30 के बीच में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बर्थ इंटरवल हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लाइव बर्थ। तो इस एज ग्रुप में 24 से 30 साल के बीच में देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाइव बर्थ का मतलब
एक तरीके से कहा जाए ये कह सकते हैं कि ये जो एज ग्रुप होती है 24 से 30 साल, इसमें जो बच्चा होता है उसके स्वस्थ और मतलब एक कहा जाए मजबूत बच्चा, जैसे को मजबूत क्या कहेंगे, मजबूत थोड़ा सा गलत सेंस होगा। ये कहा जाए कि मतलब वो हेल्दी बच्चा होगा। ये इसके लिए जो एज कंसीडर की जाती है वो मेल फीमेल दोनों की 24 से 30 के बीच में है। तो उस केस में यहाँ पर आपको लाइव बर्थ के परसेंटेज मतलब जो एसआरएस बुलेटिन के अनुसार था, इस पर एसआरएस बुलेटिन बर्थ इंटरवल विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लाइव बर्थ, तो इस एज ग्रुप में लाइव बर्थ जो होने के परसेंटेज हैं सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये कहा जाए कि अगर इस एज ग्रुप में सभी जो बच्चे मतलब बेबी जन्म ले रहे हैं, अगर उनके लाइव बर्थ को देखा जाए तो इस एज ग्रुप के लोगों में सबसे ज्यादा लाइव बर्थ होते हैं। बाकी में 18 से 24 या 30 से 36 साल के बीच में अगर देखेंगे तो उसमें उस एज ग्रुप में मदर या फादर जो भी होते हैं उसके, उसमें उनमें किसी एक की बॉडी या फिर दोनों की बॉडी इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो लाइव बर्थ या लाइव बेबी को मतलब एक तरीके से कहा जाए स्वस्थ बेबी को जन्म देने के लिए उपयुक्त होती है। तो इसीलिए भारत में शादी की एज भी जो है ज्यादातर केसेस में बढ़ाई गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि अनेक न्यू कैडर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स इज ट्रेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एंड पोस्टेड एट। तो ये अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है ये बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है इसमें हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग करें ताकि गांव या क्षेत्रीय स्तर पर मेडिकल सुविधाएं बेहतर हो सके। ठीक है, अब इसके बाद अगला है एज पर एसआरएस बुलेटिन। ध्यान में रखिएगा कि एसआरएस बुलेटिन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, देख रहे हैं कंटिन्यू क्वेश्चन एसआरएस बुलेटिन से है। तो ये 2000 मतलब 20 की रिपोर्ट थी और 2020 की रिपोर्ट 2000 शायद हमें जहां तक याद आ रहा है 21 में पब्लिश हुई थी। 21 हाँ 21 में, 21 लेट में या फिर 22 के शुरुआत में पब्लिश हुई थी। और उसके बाद ये एक दो पेपर जो भी हुए थे यूजीसी के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे एसआरएस बुलेटिन से आए थे। अभी जैसे जो एसआरएस बुलेटिन लेटेस्ट है उसी के आधार पर ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि एज पर एसआरएस रिपोर्ट 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ नियोनेटल डेथ टू इन्फेंट डेथ। तो परसेंटेज हमें यहाँ पर देखेंगे तो अगर इन्फेंट डेथ में मान लीजिए यहाँ पे टोटल इन्फेंट जो है ये 0 से लेके 1 ईयर तक जितने भी बच्चे हैं, तो इसमें 7 दिन तक अर्ली नियोनेटल, फिर 28 दिन तक देखेंगे लेट नियोनेटल, अर्ली नियोनेटल, फिर उसके बाद ये 1 साल तक जो बच्चे होते हैं इनको इन्फेंट माना जाता है। तो इसमें जो टोटल डेथ होती है अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो अर्ली नियोनेटल की होती है। तो अर्ली नियोनेटल जैसे अगर मान लीजिए 100 डेथ हो रही है तो उसमें 78 डेथ जो है अर्ली नियोनेटल केसेस में होती है। ठीक है, उसका कारण एक यही कि सही उम्र में शादी ना होना या फिर सही उम्र में जो है मतलब फैमिली प्लानिंग ना करना। ठीक है, ये एक बड़ा इशू बनता जा रहा है धीरे धीरे पूरे विश्व में। अगर देखेंगे तो मतलब जो भी शादी की एज है लोगों की, पहले 20-21 साल, 22 साल, 24 साल में हो जाती थी। अब करियर रिलेटेड इश्यूज के कारण आदमी 28-30 साल में शादी करता है, तो फिर उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस आते जा रहे हैं स्पेशली महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी इन द फॉलोइंग टेबल, जो हमारे पास टेबल दी गई है इसमें हमें लंग कैंसर के मरीज दिए गए हैं जो इसमें स्मोकिंग कर रहे हैं, यस नो, और लंग कैंसर उनको हुआ है। तो इस केस में हमें क्या करना है, ऑड रेशियो निकालना है, ऑड रेशियो। तो ऑड रेशियो के लिए बोला गया था ये ए बी सी और डी, तो ऑड रेशियो ओ आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी ये होता है। तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो आपके पास यहाँ पर आंसर देखेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका प्रॉपर सोल्यूशन दिया गया है कि आर्ट रेशियो क्या है, AD अपॉन BC दोनों का मान रखा गया और 36 आया हुआ है। कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, कैलकुलेशन है छोटा सा। अब अगला क्वेश्चन है इसमें
fertility transition occurs when wealth flow from parent to children. Which among the following concept explain the phenomena? तो इसमें देखेंगे तो इंटरजेशनल जनरेशनल जो वेल्थ फ्लो होता है, इसके माध्यम से इस ट्रांजिशन थियरी को हम लोग समझ सकते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो वेल्थ फ्लो थियरी थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो वेल्थ जनरेशन थियरी थी या वेल्थ फ्लो थियरी थी जो, वो किसने दिया था। आपको कुछ वेल करके हमने यहाँ पर ट्रिक भी बताया था कि यहाँ भी वेल है, वहां भी वेल है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, इंटर जनरेशनल थियरी की बात की है, तो यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके बाद अगला है, इसमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें जोनोटिक डिजीज, एवियन इन्फ्लुएंजा और कॉमन इन्फ्लुएंजा के बीच में हमें एक रिलेशन बताना है। तो कॉमन सबसे ज्यादा देखेंगे तो कॉमन जो फ्लू होते हैं, कॉमन फ्लू जो होते हैं, अगर कॉमन फ्लू की बात करें तो ये सबसेट होता है बर्ड फ्लू या फिर अदर टाइप के जो फ्लू होते हैं, और ये सबसेट होता है जूनोटिक जो डिजीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लास्ट वाला आंसर आपके पास एकदम परफेक्ट इसका सोल्यूशन होगा। अब जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जूनोटिक डिजीज के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया। जूनोटिक डिजीज इज एन इन्फेक्टियस disease that jump from non-human या एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। नॉन ह्यूमन और यहाँ पे ऑब्लिक एक तरीके से रहेगा कि एनिमल टू ह्यूमन। जो जानवरों से जो बीमारियां आदमियों में फैलती हैं, वो ज्यादातर केस में जूनोटिक, उन्हीं को हम जूनोटिक बोलते हैं कि जो जानवरों से जो है आदमियों में फैलती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। रेबीज है, रेबीज क्या है, नॉर्मली कुत्ते के काटने से होता है। और फिर इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे टाइप के इन्फ्लुएंजा हैं। फिर लाइम डिजीज देखेंगे, फिर साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, फिर इबोला वायरस देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ही एक घातक बीमारी है, इसमें डेथ की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है इबोला में। फिर उसके बाद देखेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा है, कॉमनली नोन एज बर्ड फ्लू, इसी को कहा जाता है। बर्ड फ्लू जब फैलता है देखते हैं तो लोग, बहुत सारे चिड़ियों को गवर्नमेंट द्वारा मारा जाता है। फिर उसमें इज एन इन्फेक्टियस डिजीज काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस दैट प्राइमरली अफेक्ट बर्ड बट कैन आल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। और कॉमन फ्लू क्या है, इसको सीजनल फ्लू भी कहा जाता है। सीजनल फ्लू जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की चीजें जब भी मौसम चेंज होता है तो लगभग हर आदमी से प्रभावित होता है, लेकिन इसमें जो है डेथ के चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिजाइन इफेक्ट इन सैंपल साइज कैलकुलेशन। सैंपल साइज कैलकुलेशन में कौन सी इसमें मतलब डिजाइन करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो डिजाइन होती है, डिजाइन इफेक्ट इज यूज्ड इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम डिजाइनिंग को कैसे यूज करते हैं, तो देखेंगे उसमें क्या करते हैं कि हम एक जो हमारे पास फील्ड एक्सपेरिमेंट का अगर एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास फील्ड है, इसको अलग अलग स्ट्रेटा में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। और ये अपने आप में कोशिश हम ये करते हैं कि इस स्ट्रेटा को इस तरीके से बनाए कि अपने आप में होमोजीनियस हो और बगल वाले से हेट्रोजीनियस हो, ठीक है। तो बगल मतलब अपने आप में इंटरनली होमोजीनियस हो और बगल वाले से हेट्रोजीनियस हो। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो हम इफेक्ट या डिजाइन यूज करते हैं, स्ट्रेटिफाइड जो रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें हम डिजाइन इफेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच लैंग्वेज द टर्म सेंसस इज ड्रिवन। तो सेंसस जो टर्म है ज्यादातर केसेस में देखेंगे तो लैटिन वर्ड से ही ज्यादातर शब्दों का जो इस टाइप के शब्द हैं उनका इजाद हुआ है। फिर इसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलस मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। मतलब मोस्ट पॉपुलस कंट्री हमें बताना है, वो भी कहाँ पे, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका महाद्वीप का इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लगभग इजिप्ट की है 11 करोड़ के आसपास, ईरान की देखेंगे लगभग 9 करोड़ के आसपास, टर्की लगभग 8 से 9 करोड़ के बीच में, 8 करोड़ कह सकते हैं, और इराक भी इसी तरीके से 5-6 करोड़ के आसपास है। तो इसमें देखेंगे तो इजिप्ट की ही पॉपुलेशन है। एक मोटा मोटा आपको फिगर याद रखना पड़ेगा जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर किया जा सके। ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा मैप भी लगाया गया है और ये बताया गया है कि हमारे पास
ये जो पूरा रीजन है ये नॉर्थ अफ्रीका का रीजन कहलाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो और ये जो रीजन है ये मिडिल ईस्ट इसको बोला जाता है, अरेबियन पेनिनसुला के आसपास के जो देश हैं। और इसमें देखेंगे तो मेनली जो शब्द आते हैं, जो देश आते हैं, ये हो गया आपका इजिप्ट, फिर लीबिया, ट्यूनीसिया, इस तरीके के जो हैं। फिर इसके बाद ये सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान। फिर इधर देखेंगे तो ये कुवैत और वो यूएई वाला पोर्शन है। फिर इसके बाद ये सोमालिया, और फिर उसके बाद ये इथियोपिया, साउथ सूडान और ये इस तरीके के देश आते हैं। फिर यहाँ पे ये टर्की हो गया। फिर इधर देखेंगे तो ये इराक, ईरान का पोर्शन हो गया। और ये पाकिस्तान, ये अपना मतलब ग्रेट भारत। फिर उसके बाद यहाँ पर ये अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ग्राफ के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है, इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जो नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच में कॉमन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जियोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसको आप लोग कह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा पॉपुलेशन होने के कारण क्या है कि इसमें जो नाइल नदी, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी, वो यहाँ पे बहती है। और ज्यादातर केसेस में ये जो इजिप्ट की पॉपुलेशन जो निवास करती है वो नाइल नदी के आसपास के ही रीजन में निवास करती है। जैसे भारत में जनसंख्या देखेंगे तो भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या भारत में देखी जाए तो गंगा यमुना के प्लेन जो मैदान है, जो द्वाब का क्षेत्र है, इसमें रहती है। और यहाँ पर देखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या है, वो नाइल नदी के आसपास के लोग रहते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के लिए आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखेंगे PT+1, PT+1 इज इक्वल टू PT प्लस बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है कि सडन अनप्रेसिडेंटेड फर्टिलिटी रेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज कॉल्ड। तो इसको बेबी बूम कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा कि बेबी बूम मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत की या पूरे विश्व की जनसंख्या यूं कहा जाए बहुत तेजी से बढ़ी थी। और बहुत तेजी से बढ़ने का एक ही कारण था कि उसमें मेडिकल फैसिलिटीज मतलब अच्छे से इम्प्रूव हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ह्यूमन पर, जो आदमियों पर जो रिसर्च का काम है बहुत तेजी से बढ़ा था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन पर रिसर्च के लिए डेड बॉडी की आवश्यकता होती है। डेड बॉडी जैसे भारत में या किसी भी देश में देखेंगे तो नॉर्मली डेड बॉडी मिलती नहीं रिसर्च के लिए, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी कोई मतलब हमें लगता है कि ऐसा कोई ट्रायल नहीं था जो मतलब विश्व के देशों ने अलग अलग तरीके से ना किया हो। अलग अलग टाइप की मेडिसिन, अलग अलग टाइप के जहर, अलग अलग टाइप की मतलब जितने भी हथियार होते हैं देखेंगे तो हिरोशिमा नागासाकी पे ही परमाणु बम गिरा के कितने लोगों को मारा गया था, मतलब करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। उसमें देखेंगे तो भारत में भी मान के चलिए कि 70-75 हजार से ज्यादा सैनिक जो है, मतलब लाखों की संख्या में सैनिक जो है भारत के शहीद हुए थे। केवल भारत के लाखों की संख्या में सैनिक शहीद हुए थे क्योंकि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। तो जितने भी भारत में देखेंगे तो इसी के कारण भारत में एक फेमाइन भी आई थी, क्योंकि जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो भारत से सारा अनाज जो भारत से बाहर लड़ रही सेनाएं थी ब्रिटेन की उनके लिए भेजा था। और देखेंगे और वो अनाज ज्यादातर बिहार और बंगाल के एरिया से लिया गया था। इसलिए बंगाल में उसके बाद जो है 48-49 के आसपास एक फेमाइन आई थी, भुखमरी, मतलब 45-46 से लेके 49 के आसपास। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है भुखमरी से मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बेबी बूम कहा जाता है। बेबी बर्थ सिंड्रोम क्या होता है? एक तरीके की बीमारी होती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जब हमारी जनसंख्या में युवा लोगों की संख्या ज्यादा हो तो उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और एज हीपिंग मेयर्स इंडेक्स या फिर विपल इंडेक्स जो है उसके रिलेटेड है, तो वहां पे हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वर कवर्ड अंडर NFHS 5। तो NFHS 5 में कितने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर किया गया था? तो 717 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था। अगर वर्तमान में भारत में देखा जाए तो
कुल मिला के लगभग जो है 800 के आसपास जो है डिस्ट्रिक्ट है, या यूं कहे तो 788 के आसपास लगभग डिस्ट्रिक्ट है टोटल भारत में, ठीक है, प्रेजेंट में। और ये डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, जैसे अभी एमपी में 2 डिस्ट्रिक्ट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट बढ़ाए गए, फिर इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, फिर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कुछ डिस्ट्रिक्ट बढ़ाए हैं, फिर बिहार गवर्नमेंट ने, तो डिस्ट्रिक्ट बढ़ते रहते हैं। एनएफएचएस 6 का जब डेटा आएगा तो उसमें ये लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाता है एनएफएचएस के डेटा में। तो जब ये एनएफएचएस 5 हुआ था उसमें भारत में लगभग 717 डिस्ट्रिक्ट थे, तो इनको जो है कवर किया गया था उसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो जब भी हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे जो मतलब कम है जो दी गई कंट्री सॉरी स्टेट्स हैं, इसमें हरियाणा का ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का है पूरे देश में, और सबसे कम अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तो वो हरियाणा का है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बी फाइंड मैट्रिलिनियर फैमिली। मैट्रिलिनियर फैमिली का मतलब क्या हो गया, जहां मातृ सत्तात्मक सत्ता हो। पिछले जो भी हम क्लासेस आपको बता चुके हैं, जो भी हम वीडियो अब तक अपलोड कर चुके हैं सोल्यूशन यूजीसी नेट पेपर का, उसमें एक हम आपको एक दिन उसमें एक कहानी भी बताए थे, जिसमें भारत में हर जगह देखेंगे तो पैतृक पक्ष या फिर मतलब जो पिता होता है उसकी तरफ से सारी जो है मतलब घटनाएं घटित होती हैं, उसके डिसीजन होते हैं। ज्यादातर केस में पूरे भारत में महिलाओं की विदाई जो है पुरुष के घर के लिए होती है, इसीलिए बताया था कि आपको रूरल टू रूरल माइग्रेशन और फीमेल का माइग्रेशन सबसे ज्यादा भारत में होता है, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं जो है अपना घर छोड़ के पति के घर रहती हैं। लेकिन भारत में मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं चीजें। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, हमारे रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है कि उनकी सभ्यताएं हमसे ज्यादा अच्छी हों और ये अनबायस तरीके से देखेंगे तभी इसको कह सकते हैं। और बाकी जो अभी हमारे लिए तो राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर देखेंगे तो मेघालय है। मेघालय में क्या होता है कि लड़के की विदाई जो है लड़की के घर के लिए होती है। वहां पर देखेंगे जो शादियां होती हैं तो उसमें लड़के की विदाई जो है लड़के को लड़के के घर जाके रहना होता है। और वहां पर क्या है कि ज्यादातर जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो महिलाओं के नाम है। घर की बड़ी बेटी को ज्यादातर प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, बाकी को नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है फिर इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ अनमेट नीड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5 डेटा। अनमेट नीड का मतलब ये होता है सबसे पहले कि जहां पर मतलब वह परसेंटेज जहां पर लोग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज तो करना चाहते हैं लेकिन अवेलेबिलिटी कम है। मतलब ये कहने का कि भारत में चाहते हैं लोग कि बच्चे कम पैदा हों और मतलब कंट्रासेप्टिव्स का हम यूज करें, लेकिन वो वहां पर हो नहीं पाता। तो ऐसे लोगों की परसेंटेज जो है 9% है, और 9% काफी ज्यादा परसेंटेज होता है इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि द अनमेट नीड फॉर कंट्रासेप्शन रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु वांट टू स्टॉप और डिले चाइल्ड बियरिंग बट आर नॉट यूजिंग एनी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ठीक है। नॉट यूजिंग मतलब मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन का मतलब क्या हो गया कि वहां पर अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए जब 1970-80 का दशक जो कहा जाए, जहां पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी ज्यादातर, तो उस केस में गवर्नमेंट ने ये फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस और इन चीजों पर टैक्स मतलब इस तरीके से कर दिया था कि वो सस्ती हो गई थी उन चीजें, या फिर गवर्नमेंट ने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा बहन जी होती हैं उनके माध्यम से इस टाइप के कंट्रासेप्टिव्स पूरे गांव में बंटवाए गए थे, पूरे देश में बंटवाए गए थे। तो उससे क्या है कि फैमिली प्लानिंग में लोगों को जो है थोड़ा सा मौका मिला, और फिर उसके बाद उस समय भारत की जनसंख्या देखेंगे तो थोड़ा सा कम भी हुई थी, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड
स्टेट इन इंडिया, तो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की अगर हम चर्चा करेंगे तो ये फिर से वही सिक्किम है, क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे भी कहीं आया था। फिर इसके बाद देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफरिंग द कोहर्ट स्टडी। तो कोहर्ट स्टडी क्या होती है, इसको हमें देखेंगे तो इसको कहा जाता है कि सर्वे ऑफ 100 चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब पूरी लाइफ की अगर हम स्टडी करें किसी के तो वो मतलब कोहर्ट स्टडी कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पैटर्न ऑफ मॉडल लाइफ टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय कोल डेमिन। तो कोल जो डेमिन है इनको देखेंगे तो इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें 4 पैटर्न थे और ये पैटर्न कुछ इस तरीके से थे। कॉल डेमिन मॉडल लाइफ टेबल वाज डेवलप्ड बाय एंसल कोले एंड पॉल डेमिन and includes 4 different regional pattern। ठीक है, regional pattern are of mortality, so these patterns are based on empirical data and represent distinct demographic and epidemiologic condition। the 4 patterns are, तो इन्होंने जो 4 पैटर्न लिया हुआ है इस पैटर्न में देखेंगे तो नॉर्थ मॉडल लाइफ टेबल है, ये रिप्रेजेंट करता है मॉर्टेलिटी पैटर्न इन नॉर्थ यूरोप, क्योंकि ज्यादातर केस में देखेंगे तो यहाँ पे यूरोपी ज्यादा है तो इन्होंने अपने ही स्थानों का ज्यादातर केस में अध्ययन किया हुआ है। फिर उसके बाद साउथ, तो ये साउथ है और सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात किए थे। और अगर यूरोप का मैप थोड़ा सा देखें तो यूरोप का मैप देखेंगे तो जैसे इधर अगर देखेंगे ऐसे यस आकार में बनाएंगे तो ये लगभग मान लीजिए ये यूएसए है, मैप तो बहुत गलत है, इधर मैक्सिको है, फिर इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। पूरे में देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे कुछ यहाँ पे ये पूरा फैला हुआ जो है ये यूरोप है। ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में एक वो मामला कट भी है, देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है तो मतलब यहाँ पर मान के चलिए कि साउथ अमेरिका महाद्वीप से काफी ऊपर है, ये लगभग जो है इक्वेटर से ऊपर ही सारे देश हैं इसके। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो छोटे छोटे देश हैं इस मतलब अटलांटिक ओशन में, लगभग ज्यादातर साउथ अटलांटिक ओशन में इक्वेटर से नीचे की ओर जितने भी यहाँ पर देश हैं उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया है एक नॉर्थ यूरोप के लिए हो गया, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो साउथ का पोर्शन है, साउथ के पोर्शन में यहाँ पर इसको कुछ पोर्शन तो ये लिया और कुछ लैटिन अमेरिकी कंट्रीज की चर्चा कर दी। फिर इसके बाद देखेंगे ईस्टर्न यूरोप में, तो ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर लिए और कुछ यहाँ पे एशिया लगा हुआ है, यूरोप से एशिया लगा हुआ, टर्की वगैरह देखेंगे तो टर्की के साथ फिर ईरान, आर्मेनिया और ये अजरबैजान, इस टाइप के जो कंट्रीज लगे हुए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह, वो उनकी भी चर्चा की है कुछ। फिर वेस्टर्न में क्या किया कि वेस्ट वाली सारी चीजें ले लिए। ठीक है, तो ये इनका पैटर्न था। इन सबकी चर्चा ध्यान में रखिएगा कि जो 11 क्लासेस का फाउंडेशन कोर्स है उसमें बाकायदे इसकी डिटेल चर्चा हो रही है। वहां पर जाएंगे यूजीसी नेट का जब आप लोग कोर्स खरीदेंगे या उसमें देखेंगे उसकी क्लासेस में, तो यहाँ पे उसकी डिटेल चर्चा है। ये चूंकि हमको एक क्वेश्चन पेपर पीवाई की वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिटेल तरीके से हल करने के लिए जो है थोड़ा सा टाइमिंग की कमी होती है। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया। तो फॉरेस्ट इन इंडिया देखेंगे तो अगर इसको देखा जाए तो 34% तो कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत में या यूनाइटेड नेशन का एक मानक है कि कोई भी अगर देश है, कोई भी भूखंड है, तो उसमें अगर कम से कम मिनिमम 33% के आसपास एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, तभी वहां पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक ठाक रहेगा। ये मतलब मिनिमम मानक है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में भी 24% के आसपास था। इसलिए इस पर जो है यूनाइटेड नेशन कई बार कंसर्न भी जता चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर दूसरे साल फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करती है। ये 2021 की है, फिर 2023 का, 2025 का, लगभग 2 साल में एक बार ये सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट आती है। और उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत में कितने वन हैं, कितने किस टाइप की चीजें हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करती है।
अगला क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर, तो फॉर विच एमंग द फॉलोइंग पर्पज विपल इंडेक्स इज यूज्ड। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिजिट प्रेफरेंस की जब बातें होती हैं, ध्यान में रखिएगा कि विपल और मेयर्स दो ऐसे इंडेक्स हैं जो डिजिट प्रेफरेंस की चर्चाएं करते हैं। विपल में क्या होता है कि 0, 5, 10 इस तरीके से कंसीडर करते हैं, मतलब जो इनकी गैपिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब 0, 5 इस तरीके की एज हीपिंग जिसको कहा जाए वो कंसीडर की जाती है। लेकिन मेयर्स वाले में क्या है कि वो पूरा एक तरीके से कंटिन्यू करते हैं 0 से 9 तक, मतलब सभी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जितने भी डिजिट प्रेफरेंसेस हैं सबको कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे भी किसी पेपर में आएगा तो उसकी हम चर्चा वहां पर डिटेल करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है विपल और मेयर्स इंडेक्स में, क्योंकि ये दोनों डिजिट प्रेफरेंस की बात करते हैं। तो डिजिट प्रेफरेंस में क्या है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है इन दोनों में। Which among the following has proposed the concept of mortality transition? Mortality transition की बात किया जाए तो ये वेल्बर जेलेंस्की जो है ये थे यहाँ पर इसके कर्ता धर्ता। तो ये इनकी थियरी जो प्रपोज थी 1971 में आई थी, और इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि चेंजेस इन माइग्रेशन पैटर्न दैट कोरिलेट्स विथ सोसाइटी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस हैज कॉइंड द टर्म डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। ये देखेंगे तो ये कई बार जो हमारे मतलब भारत के राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम, लेट एपीजे अब्दुल कलाम सर, उन्होंने ये बोला था कि भारत में अगर कुछ भी आपको हासिल करना है तो उसका एक ही मतलब तरीका है, एजुकेशन को बढ़ाओ। उन्होंने बोला था कि भारत सरकार को मतलब जीडीपी का एक ठीक ठाक हिस्सा, लगभग 2.5% के हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एजुकेशन और रिसर्च पर्पज के लिए कम से कम खर्च करना चाहिए। कुछ ऐसे देश देखेंगे जिसमें जैसे अमेरिका वगैरह है या इजराइल वगैरह देखेंगे तो 5-5, 6% अपनी जीडीपी का वो खर्चा करते हैं एजुकेशन और रिसर्च पर, इसलिए वो शायद आगे हैं हमसे। और भारत में एक बड़ी समस्या है गरीबी, और फिर मजबूरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आके वेलफेयर स्कीम्स चलानी पड़ती हैं, जिसमें काफी पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्च हो जाता है। तो इसलिए भारत सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन उसमें अब्दुल कलाम सर का ये कहना था कि जो भी चीजें आपको करनी है उसके लिए एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, उस टाइप की एजुकेशन दीजिए। तो यहाँ पर एक देखेंगे ये बुचारेस्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में जो है यहाँ पर बोला गया था कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, मतलब डेवलपमेंट किसी भी एरिया का कर दीजिए वो अपने से वहां पर सुधार हो जाएगा, लोग अपने से सुधार कर लेंगे वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड बैन ऑन एबॉर्शन इन 2022। तो ये अपना अमेरिका ही था जो एक तरफ महिलाओं के राइट्स की बात करता है, फिर एबॉर्शन को बैन कर रहा है। एबॉर्शन देखिए मतलब लिमिटेड वे में जो है अलाउ होना चाहिए। अलाउ इसलिए कि महिला के स्वास्थ्य के लिए भी, महिला के जीवन की बात होती है, तो इसलिए वहां पर कोशिश ये की जाती है कि एबॉर्शन को मतलब प्लांट जो होता है, ऐसा नहीं कि इम्प्लांट तरीके से कुछ भी कर लिया जाए, तो डॉक्टरी सलाह के माध्यम से इसको किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि यूएसए में इसको बैन किया गया था। काफी वहां पे इसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। तो देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर डिसीजन दिया था एक मामले में, फिर उसके बाद यूएसए की कई स्टेट्स ने इस पे बैन लगाया था, तो उस पर काफी बवाल हुआ था वहां पे, तो वो उस समय करंट का इशू था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज प्रोपाउंडेड सोशल कैपिलैरिटी थियरी इन फर्टिलिटी। तो सोशल कैपिलैरिटी थियरी जो यहाँ पर दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये अर्सन ड्यूमोंट थे, इनके द्वारा ये सोशल कैपिलैरिटी थियरी दी गई थी। और इस थियरी में बेसिकली ये कहा गया था कि इंडिविजुअल और फैमिली एस्पायर टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, दे टेंड्स टू हैव फेवर चिल्ड्रन। मतलब जिस भी फैमिली में अगर देखेंगे तो वहां पर जो भी इम्प्रूवमेंट अगर हो जाता है तो वहां पर फेवर चिल्ड्रन देखेंगे। अब जैसे मुकेश अंबानी या फिर
अंबानी के फैमिलीज में देखेंगे तो 1 या 2 बच्चे हैं, उनको अपनी संपत्ति की चिंता नहीं है। लेकिन वही गांव स्तर पे देखेंगे, जिसके पास 10 बिस्वा जमीन है, लेकिन वो कहेगा उसके 10 बच्चे भी हैं। वो कहेगा कि हमारी जो 10 बिस्वा जमीन है, उसका वारिस कोई ना कोई होना चाहिए। उस वारिस के चक्कर में उसने 10 वारिस पैदा कर दिए। तो उसमें उस 10 वारिस के बीच में जब वो जमीन बटी, तो और भी जो है मतलब परिवार की स्थिति खराब हो गई। जो पहले परिवार मतलब 10 बिस्वा जमीन का मालिक था, वो अब आगे जो 10 फैमिलीज बनी, वो 1-1 बिस्वा जमीन की मालिक थी। तो इसलिए वेल्थ फ्लो थियरी जो कार्डवेल की थी, जिसको अभी हमने क्वेश्चन में भी पूछा था, हालांकि आप लोगों को कमेंट करना है इसको, कार्डवेल ने जो दी थी थियरी, उस थियरी में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जहां जहां मतलब डेवलपमेंट होता है, लोगों की एजुकेशन बढ़ती है, वहां पर अपने से चाइल्ड जो फ्रीक्वेंसी है या चाइल्ड मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उनकी संख्या कम हो जाती है। इसका अगर एक्सेप्शन कहा जाए तो एक भारत का पूरे विश्व में एक ही आदमी है, स्पेस एक्स का मालिक एलन मस्क। उसका मानना यह है कि जितने बच्चे हो सके उतना पैदा करो। खुद के पास भी, उसके पास भी 8, 9, 10 की संख्या में बच्चे हो गए हैं। तो अब उनके अपने अलग विचार हैं, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल ऑब्जर्व स्टेशनरी स्टेज ऑफ पॉपुलेशन। तो जब स्टेशनरी स्टेज की अगर हम बात करेंगे, तो जो स्टेशनरी स्टेज होती है वो पहले और चौथे स्टेज में आती है। कारण ये है कि जब फर्स्ट स्टेज की बात होती है तो इसमें डेथ रेट ज्यादा होती है और बर्थ रेट भी ज्यादा होती है। दोनों के ज्यादा होने के कारण स्टेशनरी पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, मतलब पॉपुलेशन धीरे धीरे मतलब एक लगभग उसी के बराबर बनी रहती है। सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर डेथ रेट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बर्थ रेट बनी ही रहती है ऊपर। तो इसके कारण यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन जो है एक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है तेजी से। फिर थर्ड स्टेज देखेंगे तो डेथ डिक्रीज होती है, बर्थ इंक्रीज बर्थ रेट जो है, बर्थ भी अगर देखेंगे तो ये भी डिक्रीज होती है। इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो पॉपुलेशन में मतलब ग्रोथ बना रहता है। और फोर्थ स्टेज देखेंगे, एक सेकंड, हाँ, बर्थ और डेथ दोनों ज्यादा होती है, और यहाँ पर डेथ कम होती है, बर्थ, फिर डेथ और बर्थ का रेशियो थोड़ा सा कम होता है। और जब चौथी स्टेज होती है तो इसमें डेथ भी कम होती है और बर्थ रेट बहुत ही कम हो जाती है। तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन आ जाता है। यहाँ पर थर्ड स्टेज में क्या है कि बर्थ रेट कम तो होती है, लेकिन उतनी कम नहीं होती। जैसे भारत अभी जो है देखेंगे तो थर्ड स्टेज के आसपास ही पहुंचा है। भारत में डेथ रेट तो नो डाउट कम हुई है पिछले 150 सालों की अगर चर्चा करेंगे तो वहां पर देखेंगे फेमाइन और भुखमरी इस टाइप से लोग मारे जाते थे बहुत सारे। तो मेडिकल फैसिलिटीज और फिर अलग अलग कोई बीमारी फैल गई अलग अलग एरिया में तो पूरा पूरा गांव साफ हो जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे तो डेथ तो कम हुई है, लेकिन अभी बर्थ रेट जो है काफी हाई बना हुआ है। बर्थ रेट देखेंगे तो भारत का भी लगभग TFR लेवल के आसपास, SRS बुलेटिन या NFSS डेटा तो शो कर रहा है कि TFR के आसपास हम लोग आ गए हैं, लेकिन अभी सेंसस डेटा ऐसा नहीं कह रहा है। ठीक है, अब 2021 की सेंसस जब अभी 2024 लास्ट या फिर 25 में जब ये होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इसको डेटा करवाएगी, डेटा रिलीज करेगी, तब उस केस में हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर बुचारेस्ट या बुखारेस्ट, जो भी कहिए इसको, हिंदी में बुखारेस्ट लिखा जाता है, अंग्रेजी में बुचारेस्ट है, पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में कौन सी पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस सही जो है स्टेटमेंट जो ट्रू हैं उनकी चर्चा है। तो सबसे पहला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 1984 नहीं 1974 में ये पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ए हटा देंगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर करण सिंह। और फिर इसके बाद अगला है कि इट क्वाइंड द टर्म डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, फिर अभी जस्ट पीछे आया ही था। फिर उसके बाद
इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस। हाँ, इंटरनेशनल पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस ये पहली ही थी, इसके पहले भी देखेंगे तो मतलब एक दो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, लेकिन वो इंटरनेशनल उनको नहीं कंसीडर किया जाता। इंटरनेशनल इसलिए नहीं कंसीडर किया जाता क्योंकि वो यूरोप के या फिर अमेरिका महाद्वीप के जो कुछ कंट्रीज थे उन्हीं के माध्यम से उन्हीं ने आपस में कॉन्फ्रेंस की थी। और मतलब देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर उसका प्रतिनिधित्व तो मतलब ज्यादातर देशों ने नहीं किया था। उसमें देखा जाए तो बहुत सारे देशों ने भाग नहीं लिया था, इसलिए उसको इंटरनेशनल नहीं कंसीडर किया जाता। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुचारेस्ट या बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस को ही कंसीडर किया जाता है, जो 1974 में हुई थी। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट इंटरनेशनल पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जेनेवा 1972, लेकिन ये गलत है। फर्स्ट ये इंटरनेशनल मतलब ये कॉन्फ्रेंस तो थी, इसको नाम तो इंटरनेशनल दिया गया था, लेकिन इसको जो है मतलब ये लीग ऑफ नेशंस और ये जो कुछ उनके कंट्रीज थे उन्होंने ही अटेंड किया था, और ज्यादातर लोगों ने अटेंड नहीं किया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसको आगे यहाँ पर ये लीग ऑफ नेशन वगैरह ही जो है मतलब अटेंड किए थे, इसलिए इसको नॉट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इसको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, और इसी को बुचारेस्ट जो हमारे पास पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस है, इसी को फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नाम तो इसको बड़ा बड़ा दिए थे लोग 1927 में जो किए थे, क्योंकि उस समय भारत भी इंडिपेंडेंट नहीं था, चाइना भी इंडिपेंडेंट नहीं था, बहुत सारे देश ब्रिटेन, फ्रांस या फिर इस तरीके से अलग अलग जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनकी कॉलोनीज हुआ करती थी, तो इसलिए वहां पर ज्यादातर पार्टिसिपेशन नहीं था। यूरोपीय कंट्रियों ने आपस में एक कॉन्फ्रेंस किया था, इसलिए इसको नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है, और फर्स्ट इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है वो ध्यान में रखिएगा, बुचारेस्ट या बुखारेस्ट जो भी कॉन्फ्रेंस है 1974 वाली, इसी को कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डेमोग्राफिक प्रोसेस आर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ एजिंग इन अ जियोग्राफिकल रीजन। तो जियोग्राफिकल रीजन अगर कोई हमारे पास है तो उसमें देखेंगे तो हमें क्या इसमें फाइंड आउट करना है कि डेमोग्राफिक प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ एजिंग इन ए जियोग्राफिकल रीजन। तो जियोग्राफिकल रीजन में जो एजिंग जो फैक्टर है हमारे पास, इन्फ्लुएंसिंग जो फैक्टर ऑफ एजिंग है वो हमें बताना है। तो एजिंग मतलब जो लोगों की एज बढ़ रही 60 या 64 प्लस, जो भी जिसको एजिंग पॉपुलेशन कंसिडर किया जाता है, उसमें अगर देखेंगे तो मैरिज रेट उस वहां पर नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और बाकी सभी बर्थ, डेथ, एज, सिलेक्टिव माइग्रेशन, फिर उसके बाद सेक्स रेशियो, ये सभी चीजें कंसिडर की जाती हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोग्राफिक प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ एजिंग इन ए जियोग्राफिकल रीजन आर बर्थ रेट, डेथ रेट, एज, सिलेक्टिव माइग्रेशन और सेक्स रेशियो। ये देखेंगे तो ये प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं आप एजिंग के, और मैरिज रेट इज लेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंशियल ऑन एजिंग पॉपुलेशन कंपेयर टू द अदर फैक्टर लिस्टेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। फिर अगला है कि according to the definition of United Nations, which of the following option correctly present the census? तो सेंसस को अगर यहाँ पर देखेंगे कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, जो मतलब हमारे पास डेटा सेंसस का कंसीडर किया जाता है, तो उसमें हमें ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसमें किसको करेक्ट ऑप्शन मानता है। तो डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की जो मतलब सेंसस की जो डिफिनीशन है उसको कौन करेक्टली जो है मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपाइलेशन, एनालिसिस और मैपिंग, तीन चीज होती है। इवैल्यूएशन, पब्लिकेशन सेंसस का काम नहीं होता। ठीक है,
सेंसस जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि रोज का डेटा रोज पब्लिश करते हैं या फिर इवेल्युएशन उनका करते हैं कि जनसंख्या हमारी कैसी है। जो आपके पास जो सेंसस का डेटा इकट्ठा करने वाले जो लोग आते हैं, वो लोग, उन लोगों को केवल सेंसस डेटा कलेक्ट करना होता है, उनको पब्लिकेशन और ये इस टाइप की चीजें, इवेल्युएशन उनका काम नहीं होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूएन, a census involves the following process: compilation, तो the process of collecting or organizing data, फिर analysis है, तो evaluating and interpreting the data collected, ये analysis काम होता है जो RGI या फिर जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं उनका। फिर मैपिंग होता है, मैपिंग जियोग्राफिकल डेटा का। मैपिंग इसलिए कि भारत में देखेंगे तो लगभग 6.5 लाख के आसपास गांव हैं, और अगर उनकी प्रॉपर मैपिंग ना की जाती रहे तो पता लगा एक ही डेटा 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लोग पता लगा शहर में और गांव में दोनों जगह घर बनाए हुए हैं, एक ही आदमी का नाम वहाँ गांव में भी लिखा जा रहा है, शहर में भी लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से जनसंख्या में रिपीटिशन होता है, और जब जनसंख्या में रिपीटिशन होता है तो यहाँ पर फिर उसको उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए हम मैपिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम NFHS 5 डेटा। तो NFHS 5 डेटा से आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा डेटा हमारे पास उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, सॉरी, अच्छा कोई दूसरा क्वेश्चन था। हाँ, इसमें NFHS 5 डेटा का देखेंगे तो NFHS 5 डेटा जो है इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इसमें देखेंगे तो न्यूट्रिशन की बात की जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाती है, लेकिन हाउस होल्ड इनकम की बात नहीं करते हैं हम लोग। NFHS जो सर्वेयर होते हैं, जो डेटा कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, वो नो डाउट इनकम तो पूछते हैं कि आपकी फैमिली इनकम क्या है। उसका शेड्यूल देखेंगे तो उसमें इनकम, एस्टिमेटेड इनकम का एक कॉलम होता है, लेकिन उनका ये पर्पस नहीं होता कि आपकी इनकम कैलकुलेट की जाए या फिर देश की जो इनकम है उसको बताया जाए कि भारत कैसा कंट्री है या कितने लोगों की इनकम है। इसका मेन जो NFHS डेटा का जो कोर एरिया है वो हमें डेथ रेट, बर्थ रेट, इस तरीके और हेल्थ इश्यूज जो डिफरेंट एरिया में है उनको बताना होता है। इसको कहा जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हेल्थ सर्वे में इनकम सर्वे नहीं होता। ठीक है, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, ये सब सारी चीजें तो अब ऑब्वियस सी बात है कि डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट की बातें नहीं करेंगे। कारण ये कि ये हेल्थ से रिलेटेड इशू नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ जो होती है, आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो उसमें कौन हेल्दी था, कौन कुपोषित था या फिर माल न्यूट्रिशन का कौन शिकार था, कितने बच्चे थे, या फिर ये भी जो चीजें हैं ये NFHS डेटा में नहीं आती। ठीक है, और फिर एंटीनेटल चेकअप ये तो आता है। ठीक है, तो अब इसमें C और D हटा दिया जाए, C हटाएंगे और D हटाएंगे तो एक ही आंसर बचेगा, तीसरा नंबर। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि NFHS जो डेटा है उसको किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, इसमें जो की एरिया है, किस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है। तो न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन के बेस पर ही हम चिल्ड्रन या फिर एडल्ट की एनीमिया की स्थिति, या फिर देखेंगे चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, इस तरीके के जो टर्म आते हैं वो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी चर्चा हम NFHS डेटा में करते हैं। फिर उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात करते हैं। ये कलेक्ट डेटा ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस देखेंगे तो भारत में काफी ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इंक्लूडिंग फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल वायलेंस, ये भी मतलब यहाँ पे शामिल होते हैं। फिर हाउस होल्ड इनकम, इसको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, इसको भी शामिल नहीं किया जाता। ठीक, फिर एंटीनेटल चेकअप, इसको इंक्लूड किया जाता है। इंक्लूड डेटा ऑन एंटीनेटल केयर इंक्लूडिंग द नंबर एंड टाइमिंग ऑफ एंटीनेटल विजिट्स। और फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर एंड मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर्स, इन सब की बात होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आर इनविसेज, कुछ ऐसा लिखा, हाँ, इनविसेज टू डिलीवर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। तो इनमें ये हमें बताना है कि कौन सा जो हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होते हैं हमारे पास,
वो कौन सी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर लिखी गई है, चाहे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात हो, मेंटल हेल्थ की बात हो, INENT, ENT का मतलब क्या होता है, आंख नाक और कान वाले जो नहीं, वो उसमें लिखा रहता है हॉस्पिटल में जाइए तो ENT सेक्शन, उनकी चर्चाएं यहाँ पे करता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करता है, फिर पैलिएटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर्स की बात करता है। तो यहाँ पे सारी चर्चा यहाँ पे इसमें होती है। ठीक है, तो ये इसके एक्सप्लेनेशंस हैं, देख सकते हैं कि कम्प्रिहेंसिव ये हेल्थ केयर सेंटर इसको कहा जाता है कि ये कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ को यहाँ पर प्रोवाइड करता है लोकल एरिया स्तर पर। ठीक है, तो इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात होती है, मेंटल हेल्थ की बात होती है, INENT की बात होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात होती है, और ये पैलिएटिव एंड रिहेबिलिटेटिव डिजीज की बात होती है, केयर की बात होती है। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर रिलेटेड टू बोंगार्ट प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, तो बोंगार्ट, फिर से ये इनकी एक थियरी थी अलग से, इनकी थियरी के माध्यम से ये सारी चीजें बताई गई थी। इनकी थियरी में क्या है, तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी बेस्ड ऑन बोंगार्ट प्रॉक्सिमेट, इनके माध्यम से हमें बताना है। इसमें देखेंगे क्वाइटल फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको कंसीडर नहीं किया जाता, बाकी सारी चीजें यहाँ पर कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो डी आप हटा देंगे तो सॉरी ये आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 4th आंसर है। और यहाँ पर देखेंगे बोंगार्ट का डिस्कशन हम लोग पिछली क्लासेस में नहीं किए हैं, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोंगार्ट मॉडल ऑफ प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट of fertility including several key factors that directly affect fertility level, these factors are, तो अब these factors are की मतलब यहाँ पे इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा है। तो प्रोपोर्शन मैरिड, प्रोपोर्शन मैरिड का मतलब क्या हो गया कि किस प्रोपोर्शन में लोग यहाँ पे या मैरिज हो रही है, या द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन हु आर मैरिड और इन a union affecting exposure to the risk of pregnancy। तो ये भी अगर देखेंगे तो फर्टिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट फर्टिलिटी लेवल, इनकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो जितने यहाँ पे मैरिज होगी उसी हिसाब से फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। अगर शादी का परसेंटेज बढ़ रहा है तो obvious सी बात है फर्टिलिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि अविवाहित लोग जो है बच्चा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन उनको समाज में एक्सेप्टेंस ना होने के कारण ये चीजें लोग कम ही करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है प्रोपोर्शन यूजिंग कंट्रासेप्टिव। तो इसमें क्या है कि द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव अफेक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ कंसेप्शन। आप कंट्रासेप्टिव ज्यादा यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलिटी रेट कम होगा, डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है ये चीजें। फिर उसके बाद इंसिडेंस ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन आर डायरेक्टली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ लाइव बर्थ। फिर उसके बाद इनवॉलंटरी इनफिकंडिटी, तो इनफिकंडिटी जब भी यहाँ पे चर्चा करेंगे तो ये भी डायरेक्टली प्रभावित करता है। फिर द फैक्टर नॉट डायरेक्टली इंक्लूड इन बोंगार्ट प्रॉक्सिमेट, तो ये क्वाइटल फ्रीक्वेंसी है। क्वाइटल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि कैन इन्फ्लुएंस कंसेप्शन रेट, इट इज नॉट एक्सप्लिसिट लिस्टेड एज वन ऑफ द बोंगार्ट प्राइमरी प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट, ये लिस्टेड नहीं है इनके थ्योरी का, मतलब पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की जो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पर एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं किया जाता, और यहाँ पर वर्कर बाय एज, नॉन वर्कर बाय एज को कंसीडर किया जाता है, और फिर पर्सन सीकिंग वर्क बाय एज ये भी कंसीडर्ड होता है। तो BCD की बात करेंगे, पर्सन नॉट अवेलेबल फॉर वर्क बाय एज, इसकी भी चर्चा हम लोग नहीं करते। ठीक है,
आगे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन है, टू कैलकुलेट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, it is important to consider several key data point related to the workforce. The labor force participation rate is the percentage of the population that is either working or actively seeking work. The element required to calculate the LFPR includes worker by age. This includes all individuals who are currently employed. ठीक है, फिर डी ऑप्शन जो था, पर्सन सीकिंग वर्क बाय एज, दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स हु आर करंटली अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे जो एक तरीके से देखा जाए तो जो भारत की युवा आबादी है वो एक बड़ा परसेंटेज यहाँ पर ये है कि उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलने का मतलब ये हो गया कि आदमी पास आउट तो अच्छी खासी मतलब BSc MSc PhD या M.Com या MPhil इस तरीके की चीजें किया हुआ है, बना हुआ है क्लर्क। तो इस तरीके से देखेंगे कई ऐसे लेवल आते हैं जहां पर जो ऊपर का अधिकारी है उसकी योग्यता कम है नीचे बैठे हुए अधिकारी से। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि भारत में एक बड़ी समस्या है कि चीज़ों में मतलब ज़्यादातर लोग नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए जो है मतलब तैयार नहीं होते। कुछ भी जैसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे मतलब नए जो ब्रेन होते हैं, जो नए सिलेक्टेड लोग होते हैं नौकरी में किसी भी कंपनी में आते हैं, तो वो जब अच्छी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं तो ज़्यादातर ऊपर बैठा हुआ आदमी उसको इग्नोर करता है। ऐसा इसलिए नहीं कि मतलब वो ये करना नहीं चाहता है, वो मतलब नई चीज़ों पर रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो इसलिए भारत में देखेंगे तो ये एक बड़ी समस्या है, और बड़ी समस्या के कारण ही इन सारी समस्याओं को ही मतलब एक बेस बनाते हुए अगर देखा जाए तो भारत में जैसे नेटवर्क इशू रहता है, बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो इंटरनेट के कारण दिन भर काम नहीं करते। जैसे 2 दिन अगर नेटवर्क फेलियर हो जाए, बैंक के काम नहीं कर पाएंगे तो करोड़ों का नुकसान होता है देश को। तो ये चीजें देखेंगे तो ये बहुत ही मतलब भारत में ऑब्वियस है, इसलिए भारत का शायद डेवलपमेंट जो ग्रोथ रेट है वो भी कम है। ठीक है, फिर उसके बाद अदर एलिमेंट सच एज नॉन वर्कर बाय एज, मतलब जो सी ऑप्शन है, एंड पर्सन नॉट अवेलेबल फॉर वर्क बाय एज, ये इसमें इंक्लूड नहीं होते, इस यूजफुल होते हैं एनालिसिस के लिए, लेकिन ये डायरेक्टली मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल नहीं होते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या था, BCD। अच्छा, E भी इसमें, अच्छा ऑप्शन शायद गलत था ये, तो BCD होगा, और E को यहाँ पर जबरदस्ती का आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, E इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मजबूरी है। तो एक सेकंड। अच्छा, BCD, हाँ BCD है, तो सॉरी BCD है, ये तीसरा आंसर होगा आपके पास। तो ये इसको ये नहीं रहेगा स्टार, BCD ऑप्शन है, तो ये तीसरा आंसर होगा BCD। ठीक है, यहाँ पे शायद ये टाइपिंग मिसप्रिंट है, तो ये हो जाएगा C ऑप्शन, सॉरी तीसरा ऑप्शन। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर ऑप्टिमिस्टिक पॉपुलेशन थिंकर। तो ऑप्टिमिस्टिक पॉपुलेशन थिंकर सबसे पहले माल्थस को देखेंगे तो ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, ये पेसिमिस्टिक थे। इनका ये मानना था कि भारत में मतलब इन्होंने जो थियरी दी थी, अगर माल्थस की थियरी पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने बताया था कि हर 25 साल में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। और अगर इसमें देखा जाए तो इन्होंने थियरी जो दी थी 1798 मतलब 1800 के आसपास इन्होंने थियरी दी थी। 1798 या एक तरीके से कहा जाए कि 1800 के आसपास इन्होंने अपनी थियरी दी थी, और 1800 के आसपास पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 बिलियन के आसपास थी। तो इसका मतलब है कि अगला जब हम लोग 1900 के आसपास आएंगे तो हमारी जनसंख्या यहाँ पर 1900 मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 4
क्वार्टर बने, 2500 को 100 4 अगर देखा जाए 4 यहाँ ब्लॉक बने, तो हर 25 साल में अगर माल्थस की थियरी देखा जाए हर 25 साल में जनसंख्या डबल होनी चाहिए। तो 1825 में ये 2 बिलियन, फिर 50 में 4 बिलियन, फिर 75 में 8 बिलियन और उसके बाद 1900 में 16 बिलियन के आसपास होनी चाहिए थी। भाई 2 दूना 4 दूना 8 इस तरीके से हम बढ़ेंगे ना। लेकिन 1927 में जो डेटा पब्लिश हुआ था लगभग उसके आसपास या 1900 के आसपास का डेटा देखा जाए तो ये 2 बिलियन के आसपास था। 1927 के आसपास एग्जैक्ट ये डेटा था। जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें आती हैं कि 1800 में 1 बिलियन, 1900 में 2 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन थी। लेकिन इनका कहना था कि 25 साल में जनसंख्या डबल हो जाएगी, तो इनकी थियरी तो वहीं फेल हो गई थी। ठीक है, इनकी जब थियरी इन्होंने बताया था अपनी थियरी में कि 25 साल में जनसंख्या डबल होगी तो ये टेक्निकल एडवांसमेंट और उस तरीके के जो यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स होते हैं फर्टिलिटी रेट को जो प्रभावित करते हैं उन सब की इन्होंने चर्चा नहीं की थी, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। इनका कहना था ये कि जब भी मतलब हमेशा नेगेटिव बातें कि जनसंख्या बढ़ेगी तो बाढ़ आएगी, अकाल आएगा, भूखमरी से लोग मरेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस समय भारत की जनसंख्या 1 बिलियन के आसपास पहुंच गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनका जो लॉजिक है वो सही नहीं है। अभी जैसे भारत की जनसंख्या मान लीजिए 140 करोड़, 2021 की मान लीजिए जनगणना होती है, उसमें 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या आती भारत की। तो अगले 25 साल बाद, 25 साल का मतलब समझ रहे हैं कि 2021 में 25 जोड़ेंगे तो 45-46 मतलब 2045-46 मतलब 2050 के आसपास भारत की जनसंख्या 140 का 2 गुना करेंगे तो 280 करोड़ होनी चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.5 मतलब 1.5 अरब के आसपास जो है जाके वहां पे स्टेबलाइज हो जाएगी जनसंख्या, हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने जब अपनी थियरी दी थी तो मतलब इन्होंने पेसिमिस्टिक बातें की थी। तो अब ये तो पूरी तरह हट जाएगा क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक थिंकर की बात किया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स जो ये है ना, ये इकोनॉमिस्ट थे, ये पॉपुलेशन मतलब स्टैटिस्टिशियन नहीं थे, ये इकोनॉमी की बातें किए हैं। इन्होंने एक ड्रेन थियरी दी है। ड्रेन थियरी मतलब इनकी एक काफी चर्चित जो है मतलब थियरी थी इकोनॉमिक्स में। तो ये इनको भी नहीं कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर। तो ई भी हट जाएगा, ई हट जाएगा तो आपके पास ऑप्शन ही बी सी बचा। तो ईस्टर बोसरू जिन्होंने ये कहा, ये ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के लोग थे। इनकी थियरी भी जस्ट हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या था? एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। इनका कहना यह था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लोग इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे कि कम एरिया में या जो हमारे पास डिफरेंट जो सोर्सेस मौजूद हैं उसी में हमें ज्यादा आउटपुट मिले। और वो बात भी सही है इनकी कि अगर देखा जाए तो जैसे जैसे भारत में कभी एक समय हुआ करता था कि भारत में 60-70 के दशक में देखेंगे तो भारत में अपने खाने के लिए गेहूं नहीं था, अमेरिका से गेहूं मांगा गया था। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में 1966-67 के आसपास जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई और आज भारत में स्थिति है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डंके की चोट पे कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को हर महीने जो है फ्री में राशन दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी अफगानिस्तान क्राइसिस में देखिए तो लाखों टन गेहूं उनको फ्री में दे दिया गया। इसी तरीके से इजिप्ट को अभी बेचा गया गेहूं। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे देश हैं, टर्की हैं, इस तरीके से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनको काफी मात्रा में सब गेहूं चावल बेचा जाता है। तो बोसरू की थियरी कुछ हद तक सही इसमें होती है। फिर जूलियन जो सिमोन है, इनकी भी थियरी कुछ इसी तरीके से थी। ठीक है, तो ये देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा है। ये साइमन कुजनेट से इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्वालिटी की बात यहाँ पे किए थे और ये आपका मतलब एक्सप्लेनेशन है, आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज नॉट पार्ट ऑफ सेंसस इनुमरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस इन इंडिया। तो मैरिटल स्टेटस में ऑब्वियस सी बात है कि जहां भी आप लोग देखे होंगे तो उसमें लव मैरिज का कोई ऑप्शन तो पूछता नहीं। अब ये आपसे तो पूछा नहीं जाता कि आपकी जब डेमोग्राफी का डेटा या जो सेंसस का डेटा आप लोग लेते जब लेने वाले आते हैं तो उसमें पूछते हैं नॉर्मली कि आपकी एज क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, फिर एजुकेशन क्या है, फिर आपका सेक्स मेल फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्या हो, फिर उसके बाद आप मैरिड हो। मैरिड वाले जो सेक्शन में आप बात आती है या तो आदमी नेवर मैरिड होगा या तो मैरिड होगा, और उसके बाद फिर या तो वो विडो हो सकता है
सेपरेट, डाइवोर्स या सेपरेटेड भी हो सकता है। लेकिन इसमें जब देखेंगे तो 2000 अच्छा ये 11 सेंसस की बात कर रहा है, तो उस समय मतलब यहाँ पर देखेंगे, अच्छा कौन सा नॉट पार्ट है, हाँ नॉट पार्ट है। तो ये तीनों जो है पार्ट हैं, और ये लिव इन रिलेशनशिप भी कोई इसका पार्ट नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे सी और डी इसका पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं पूछा जाता वहां पे कि आप लव मैरिज किए हैं या अरेंज मैरिज किए हैं या लिविंग रिलेशनशिप में है या नहीं। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स जिसको बीएमआई इंडेक्स भी कहा जाता है, ये क्या होता है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, और वो भी हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर का स्क्वायर होता है। और ये नॉर्मली जो है हम लोग हाइट और वेट को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि वेट केजी में और हाइट मीटर में इसका स्क्वायर कर दिया जाए। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये कहा जाता है कि 22 या 24 के आसपास, 24 से कम इसका बीएमआई इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, 18 से 24 शायद इसकी नॉर्मल रेंज है। Which among the following are pessimistic thinker in the population? अभी ऑप्टिमिस्टिक पूछा था, अब पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक में ईस्टर बॉसरोप को हटा दीजिए, क्योंकि ये ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के आदमी थे, यहाँ पेसिमिस्टिक पूछा है। तो सी जैसे हटाएंगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा ना भाई, क्योंकि ईस्टर बॉसरोप जो है वो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के व्यक्ति थे। तो फिर उसके बाद देखेंगे माल्थस तो है ही, कार्ल मार्क्स, फिर मैकियावेली या बोटिरो, ये जो भी आदमी है ये सब पेसिमिस्टिक विचारधारा के आदमी थे। आगे ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हाँ यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा कि मैकियावेली जो थे ना, ये पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इनको स्टैटिक्स से बहुत मतलब नहीं था, मतलब पॉपुलेशन से। और कार्ल मार्क्स को भी यही इसी तरीके से देखा जा सकता है कि ये भी मतलब एक तरीके से इकोनॉमी की ही चर्चाएं करते थे। फिर इसके बाद अगला देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन सी है इसको आपको बताना है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, और फिर उसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी होती है। तो ए और सी जहां पर ऑप्शन में है वहां पर लगा दीजिए आंसर। अच्छा, ए सी के बाद बी, स्नोबॉल सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये केवल ए और सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग, कन्वीनियंस और कोटा सैंपलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। आगे क्या है, जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात है। इसमें कौन सा इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है, तो इसमें देखेंगे चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग को शामिल किया जाता है, फिर चाइल्ड मॉर्टेलिटी को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है बीसीडी, हाँ बीसीडी यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, तो यही एक आंसर ही बचा है। ए तो सब में कॉमन ही है। ठीक है, बीसीडी आप आसानी से आएगा। अंडरवेट की बातें यहाँ पर नहीं करते हैं, और ये भी शामिल होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जीएचआई इंडेक्स में क्या है कि अंडर न्यूरिशमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अंडर न्यूरिश्ड रिफ्लेक्टिंग इनसफिशिएंट कैलोरीज इनटेक। तो इसको अंडर न्यूरिशमेंट माना जाता है। फिर चाइल्ड स्टंटिंग की बात है, चाइल्ड वेस्टिंग की बात है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी की यहाँ पे बातें की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विथ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल के आधार पे मतलब कौन सी यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो द एरर टर्म हैज एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू नॉन जीरो। तो जब भी हमारे पास रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा एरर टर्म होता है, एरर टर्म को हम मानते हैं कि वो नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर के रूप में फॉलो करे। तो मतलब एक्सपेक्टेड जो उसकी एरर, जो एक्सपेक्टेड यहाँ जो एरर का कॉन्सेप्ट लिया जाता है
उसका मान यहाँ पे 0 आना चाहिए। और ये नॉन जीरो कह रहा था, ई हटा दीजिए, ई जैसे हटेगा ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व है उनकी बात कर रहा है। तो द एरर हैव ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो वहाँ पे सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ही कंसीडर किए जाते हैं। फिर कोरिलेशन एमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शुड नॉट बी हाई। तो ज्यादातर केस में क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनके बीच में केसेस में कहा जाता है कि कोरिलेशन 0 ही होता है। तो ये हाई भी नहीं होना चाहिए, या कोरिलेशन है तो बहुत ही कम हो, मतलब टेंडिंग टू 0 हो। फिर वेरिएंस ऑफ एरर इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसकी बातें यहाँ पर हो रही हैं। फिर उसके बाद एरर आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी 0 होनी चाहिए, नॉन 0 नहीं। ठीक है, इसीलिए ये वाला इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल इनकम जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पर जीडीपी बराबर क्या होता है कि अगर हम इसमें जीडीपी में अगर हम यहाँ पे मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मतलब बाहर से मतलब जो हमारे पास इनकम आ रही है उसको हम जोड़ दें, बाहर वाली इनकम को जोड़ दें, और देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं जो अपनी इनकम बाहर भेज रहे हैं जैसे दूसरे देशों के लोग, उसको घटा दें, तो ये हमारा जीएनपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यही जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और यही जीएनपी आगे चलकर जीएनआई का पार्ट बनता है। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। तो इसमें एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर जो टर्म इन्वॉल्व होते हैं, जो मतलब जो जिन चीजों को हम कंसिडर करते हैं, तो उसमें पूछ रहा कि जीएनआई का पार्ट कौन सा नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ये नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस। तो ये इसका पार्ट जो है नहीं होती है, क्योंकि इसमें जब हम इनकम की बातें करते हैं, हाँ, जब हम इनकम की बातें करते हैं तो उसमें डिप्लीशन और डिग्रेडेशन को यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग के केस में इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली देखा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्रॉस नेशनल इनकम इज द टोटल डोमेस्टिक एंड फॉरेन आउटपुट क्लेम्ड बाय रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मतलब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जीडीपी में हमारे पास जो नेट इनकम है, मतलब बाहर से जो हमारे पास इनकम आ रही, जो बाहर के लोग जो सऊदी अरब यूएई वगैरह में जाके कमाते हैं, अमेरिका वगैरह में कमाते हैं, जो इनकम भेजते हैं उसको जोड़ना चाहिए। और भारत में जो लोग जैसे रह रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के लोग, ये जो कमा के अपने देश ले जाते हैं, इस इनकम को हम माइनस कर देते हैं, तो जो इनकम बचती है वो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम हो जाती है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा गया है, सबसे पहले एलिमेंट दैट आर इंक्लूडेड इन जीएनआई। तो जो इंक्लूड होता है जीएनआई में, उसमें क्या, डिप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एसेट, जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी हैं चीजें, उसमें जो हमारा मतलब एसेट है उसमें डिप्रिसिएशन को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो दिस इज सब्सट्रैक्टेड टू गेट नेट नेशनल इनकम, बट इट इज कंसीडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग फॉर द रीजनल एंड नेशनल डिफरेंसेस इन परचेजिंग पावर, तो इसका भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जो पार्ट यहाँ पर हाँ, नेट रिसीव्ड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तीनों इसका मतलब जीएनआई का पार्ट होते हैं। और उसके बाद जो पार्ट नहीं है उनकी चर्चा यहाँ पे है कि डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस, वो इसका पार्ट नहीं होते। कि आप नेशनल रिसोर्सेस मतलब देश में कोई बस है, सरकारी बस है, उसमें आग लगा दीजिए, तो उसको यहाँ पे नहीं काउंट किया जाता है डिप्लीशन डिग्रेडेशन। और फिर वैल्यू ऑफ अनपेड डोमेस्टिक लेबर,
जैसे जो महिलाएं नौकरी नहीं कर रही, जो घर में घरेलू काम करती हैं, या कोई आदमी है अपने बच्चों को खुद में पढ़ा रहा है, तो वो अनपेड डोमेस्टिक लेबर्स को भी यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका देख लेंगे। अच्छा, हम्म हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे तो सेकंड हो जाएगा, ACDE। ठीक है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसेट जो है, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि ये शामिल होता है इसमें, GNI में शामिल होता है, तो यहाँ नॉट पार्ट पूछा है, तो बी को जैसे हटाएंगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को हमें किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? तो नंबर ऑफ डेथ बिलो 1 ईयर एज पर एज जो है, मतलब पर 1000 लाइव बर्थ पे जो नंबर ऑफ डेथ होती है बिलो 1 ईयर की, उनको इन्फेंट मॉर्टेलिटी में हम कंसीडर करते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको आपको बता चुके हैं कि इन्फेंट 1 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट मानते हैं, और जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड फॉर द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट of 0 to 4 year children according to the comprehensive national nutrition survey NNS। तो जब इसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन इन जो सर्वे होता है उसमें हम लोग देखेंगे, तो ये A, B और C तीनों चीजें यहाँ पे कंसीडर होती हैं। मिड आर्म सरकमफ्रेंस, वेट और हाइट। ठीक है, ये NNS में शामिल की जाती है। तो ये इसका एरिया यहाँ पर, सॉरी, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है कि 0 से 4 ईयर में जब हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं बच्चों का, तो उसमें वेट, हाइट और मिड आर्म सरकमफ्रेंस को भी मापते हैं। ठीक है, और दीज मेजर्स आर स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ यंग चिल्ड्रन। अपर आर्म सरकमफ्रेंस एंड वेस्ट सरकमफ्रेंस आर नॉट कॉमनली यूज्ड। ध्यान में रखिएगा, अपर आर्म और रेस्ट मतलब जो कलाई का होता है सरकमफ्रेंस, इसको नहीं नापा जाता, ये मिड आर्म का नापा जाता है। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS। CRS में क्या क्या शामिल किया जाता है इसमें देखेंगे, तो डेथ और बर्थ ही शामिल किया जाता है, बाकी सारी चीजें जो है मतलब माइग्रेशन वगैरह ये सब इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो कंपोनेंट ऑफ CRS जो इंक्लूड करता है वो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करता है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, हाँ, जिस तरीके से SRS होता है उसी तरीके से CRS भी होता है। SRS का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में केवल डेथ और बर्थ को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट आर रिलेटेड टू द मॉर्बिडिटी मेजरमेंट। तो मॉर्बिडिटी जो मेजरमेंट होता है उसमें कौन सी चीजें सब कंसीडर की जाती हैं उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे केस फर्टिलिटी रेट जो है ये कंसीडर की जाती है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि रोगों की संख्या, जो मॉर्बिडिटी मेजरमेंट है उनकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो रोगों की संख्या में किन चीजों को हम यहाँ पे शामिल करते हैं, किसको नहीं शामिल करते। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे इंसिडेंस रेट जरूर यहाँ पे कंसीडर होता है और प्रीवैलेंस रेट भी कंसीडर होता है। इंसिडेंस और प्रीवैलेंस रेट आप लोग कोरोना काल में देखे होंगे कि प्रीवैलेंस रेट क्या होता है कि मतलब जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं प्लस जो न्यू केसेस आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे कंसीडर करते थे एक साथ, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ न्यू केसेस को हम इंसिडेंस रेट में कंसीडर करते थे, और केस फर्टिलिटी रेट कितने इसकी मतलब बीमारी जो है वो कितनी घातक है उन चीजों की हम यहाँ पे मतलब एक एनालिसिस करते थे। फिर मॉर्बिडिटी बताते थे कि मॉर्बिडिटी मतलब एक अंदाजा बताते थे कितने लोग कोरोना के मरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्बिडिटी मेजर्स are related to the frequency and distribution of disease within a population. They specifically
focus on how often disease occurs and the impact of disease on health. ठीक, the following concept are related to the morbidity measures. ठीक है, उसमें क्या है, इंसिडेंस रेट है। इंसिडेंस रेट में क्या बताया गया, पिछले भी क्लासेस में आपको बताया गया जा चुका है कि इंसिडेंस रेट में यहाँ पे न्यू केसेस की बात होती है, न्यू केसेस ऑफ ए डिसीज। फिर उसके बाद प्रिवेलेंस रेट में क्या होता है, प्रिवेलेंस रेट में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब इसमें न्यू केसेस और उसके बाद जो मतलब एग्जिस्टिंग केसेस हैं और जो भी न्यू केसेस आ रहे हैं उन सब की चर्चा होती है इसमें। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा ADE होगा ऑप्शन यार, ये बी नहीं होगा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत टिक लग गया है, ADE आंसर होगा। ठीक, अगला है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर नेशनल मिशन NHM इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। तो इसको बताइए, जो हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें किस पर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, ये पहले कंसिडर होता है। फिर उसके बाद फॉर कैलकुलेटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये भी कंसिडर होता है। फिर इसके बाद फॉर प्रिपरेशन ऑफ मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये एक तरीके से मंथली रिपोर्ट भी हम यहाँ पे करते हैं, इसके कंसिडर करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फॉर रैंकिंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज की रैंकिंग भी की जाती है और इसका जो है एग्जामिनेशन या ट्रेनिंग वगैरह जो भी है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाता है। तो द नेशनल हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS जो है अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ मिशन इज यूज्ड फॉर वेरियस प्रोसेस रिलेटेड टू हेल्थ डेटा मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। द पर्पज includes for performance asset of activity. HMIS is used to monitor and evaluate the performance of health program and activities. ठीक, फिर उसके बाद for calculating the adverse effect of immunization. ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे for preparation of monthly progress report, फिर उसके बाद for ranking of health facilities, फिर उसके बाद for assessing training load इन द डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें इसमें कंसीडर होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल की आप बात हो रही है, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल किसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, उनके यहाँ पे हमें बताना है। तो जब भी देखेंगे तो कोई भी हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक लिमिट के बीच में 0 से 100, 0 से 200 जिस तरीके से वेरिएबल है, उस वेरिएबल को मतलब एक रेंज में जो वेरिएबल कोई भी वैल्यू टेक कर सके, मतलब वो पॉइंट में भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो हाइट इन मीटर हो सकता है, पॉइंट में भी, केजी में ये हो सकता है, इनकम हो सकती है, एज इन ईयर हो सकता है। अच्छा, एज इन ईयर, हाँ इसमें कह सकते हैं कि एज इन ईयर को यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कास्ट ग्रुप तो नहीं होगा, कास्ट ग्रुप में क्या होता है कि इसमें ये नहीं कह सकते कि आपकी कास्ट 2.5 है, 2.85 है, 65 है, ये नहीं कह सकते। तो हमें ई हटाना है, तो ई जहां जहां पे है, ई अच्छा एक ही जगह पे है, तो ये हमें हटाना है। और ABC जहां पे है, ABC यहाँ पे है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चारों को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ब्रॉड आंसर थोड़ा सा कंसीडर करते हैं लोग। ठीक है, अच्छा हाँ, ABCD आंसर ही दिया गया है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल आर दोज दैट कैन टेक्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है कि दे आर मेजरेबल एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फाइनर एंड फाइनर इंक्रीमेंट। फिर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल
ये सब दिए गए हैं, कास्ट ग्रुप नहीं होता है। Which among the following are part of mathematical method of population projection? तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं उनकी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रोथ मॉडल, ये भी, ये तीनों होते हैं। लेक्सिक डायग्राम ये नहीं होता है, तो डी को आपको हटाना है, डी हटा देते ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेक्सिक जो लेक्सिस जो डायग्राम होता है वो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन को नहीं बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्सिस डायग्राम के बारे में बताया गया है कि इस फील्ड इन डेमोग्राफी इज मोर ऑफ ए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेदर देन ए मैथमेटिकल मेथड। ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके का, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर कंसिडर्ड एज प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ अर्बन ट्रांजिशन। तो अर्बन ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर मतलब कौन सा प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट है, तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास रिक्लासिफिकेशन और नेचुरल इंक्रीज, ये दोनों आते हैं। फिर इंटरनेशनल अर्बन वार्ड माइग्रेशन, तो अर्बन वार्ड यहाँ पे माइग्रेशन भी यहाँ पे शामिल किया जाता है, और इंटर रूरल माइग्रेशन भी शामिल किया जाता है, और डीलिमिटेशन को शामिल नहीं किया जाता है। तो ई को हटाएंगे तो ए बी सी डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन को इसमें कंसीडर किया जाता है अप्रॉक्सीमेट डिटरमिनेंट ऑफ अर्बन ट्रांजिशन में। अर्बन ट्रांजिशन की बात ही हो रही है, तो उसमें रिक्लासिफिकेशन को इसमें कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद नेचुरल इंक्रीज को कंसीडर किया जाता है। फिर इंटरनेशनल अर्बन वार्ड माइग्रेशन को भी कंसीडर किया जाता है। इंटरनल अर्बन टू और सॉरी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन डीलिमिटेशन को यहाँ पे पार्ट नहीं बनाया जाता है। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन के क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर देखना है क्वांटिटेटिव, ध्यान में रखिएगा क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव में क्या है, तो जब भी हम यहाँ पे फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन में क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, तो ए हटा दीजिए। फिर उसके बाद इन डेप्थ इंटरव्यू, इसमें भी क्या है कि हमारे पास मतलब क्वालिटी मतलब इंप्रूव हो सकती है, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी मेथड हमें यहाँ पे लेना है। तो हाउस होल्ड इंटरव्यू और हाउस होल्ड लिस्टिंग, ये दोनों यहाँ पे शामिल होते हैं। केस स्टडी भी यहाँ पे शामिल नहीं होता। केस स्टडी हम यूज करते हैं क्वालिटी ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर रिलेटेड टू द इम्पैक्ट इक्वेशन प्रपोज्ड बाय एनरिच। तो यहाँ पर एनरिच के बारे में आईपैड एक फार्मूला इनका था, उसकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो आईपैड फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं कि आईपैड में क्या है, यहाँ पे इम्पैक्ट, पॉपुलेशन, एफ्लुएंस और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसमें इनका कहना ये है कि कौन कौन से शामिल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजी I इज इक्वल टू PAT, सबका मल्टीप्लिकेशन। पॉपुलेशन शामिल है, A फॉर एफ्लुएंस शामिल है, T फॉर टेक्नोलॉजी शामिल है, और I जो है मतलब यहाँ पे BDE इसका आंसर होगा, और I इम्पैक्ट होता था यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिस्ट आ गई है। लिस्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग होते हैं, तो इसमें आपको मिलाना है, मिलान करना है। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन आपको बताया गया था, बॉसरो की थियरी थी। तो सी में दो जहां जहां है उसको छोड़कर बाकी आंसर कैंसिल कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे थियरी ऑफ डेंसिटी। जो थियरी ऑफ डेंसिटी है, ये अगर मान लीजिए ना पता हो तो सरप्लस आर्मी ऑफ लेबर, जो लेबर थियरी थी, ये कार्ल मार्क्स की थी। मतलब इसमें डी में 4 है, तो डी में 4 है, तो यहाँ पर आपका ये दूसरा आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो थियरी ऑफ डेंसिटी जो भी यहाँ पे बात करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, थॉमस सैडलर। और फिर उसके बाद बी में 1 हो जाएगा, थियरी ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, पर्ल एंड रीड की थियरी थी। ठीक है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर थियरी ऑफ डेंसिटी थॉमस सैडलर, और फिर उसके बाद थियरी ऑफ लॉजिस्टिक कर्व पर्ल एंड रीड, फिर एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन बॉसरोप, और सरप्लस आर्मी ऑफ लेबर जो है कार्ल मार्क्स की थियरी थी। फिर अगली लिस्ट है ट्यूबरकुलोसिस, पर्ट्यूसिस, कोविड-19 और मेजल्स। ये यहाँ पर आपको इधर बीमारी दी गई, इधर टीके दिए गए हैं। तो कोविड-19 को सबसे पहले मिला दीजिए कोवैक्सीन से। तो सी में 4 अगर देखेंगे तो यही 2 जगह है, 2 जगहों पे आंसर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो टीका आपको लगाया जाता था बीसीजी का लगाया जाता था। तो ए में 3, हाँ ए में 3, तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में 1 पर्ट्यूसिस के लिए डीटीपी या डीपीटी, और फिर इसके बाद मीजल्स के लिए एमएमआर जो टीके होते थे लगते थे, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। हाँ, अब इसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी वही मिलान करना है। तो अब इसमें जो कोलम डिम्न नॉर्थ पैटर्न मॉडल ऑफ लाइफ टेबल है, जो अभी इसकी चर्चा भी कोई की गई थी, जिसमें इन्होंने नॉर्थ पैटर्न मॉडल लाइफ टेबल की बात की गई थी। तो इसमें इन्होंने मतलब किस एज की बात की थी, तो लो इन्फेंट एंड ओल्ड एज मॉर्टेलिटी बट हाई एडल्ट मॉर्टेलिटी, यहाँ पे ये लोग चर्चा किए थे। तो यहाँ पर ए में 2 हो जाएगा। फिर साउथ पैटर्न मॉडल ऑफ लाइफ टेबल, मतलब जो अभी थियरी हम लोग यहाँ पे कोल एंड डेमन की थियरी पीछे पढ़े थे कि यूरोप के जो अलग अलग पार्ट की इन्होंने चर्चा की थी, फिर उसके बाद उसी पे स्पेसिफिकेशन पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है, हाई मॉर्टेलिटी अंडर 5 ईयर ऑफ एज, यहाँ पर ये था साउथ वाला, मतलब जिसमें लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में आज भी जो है चाइल्ड मॉर्टेलिटी जो है बहुत हाई है, ठीक है। फिर ईस्टर्न पैटर्न मॉडल ऑफ लाइफ टेबल देखेंगे तो हाई इन्फेंट एंड हाई ओल्ड एज मॉर्टेलिटी होती है इसमें रिलेटिव टू चाइल्ड होल्ड। तो ईस्टर्न पैटर्न में क्या है कि हाई इन्फेंट एंड ओल्ड एज मॉर्टेलिटी होती है। फिर उसके बाद वेस्ट पैटर्न में क्या है कि एवरेज मॉर्टेलिटी होती है, ठीक है। तो ये जहां पे मिले उसका आंसर लगाइए, और ये पहला ही है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगला है डीएक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ होती है, और नंबर ऑफ डेथ होती है इन इंटरवल x to x + n। तो इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ डेथ का कौन सा, पहला ही कॉलम है नंबर ऑफ डेथ इन एज ग्रुप। फिर एलएक्स क्या है, पर्सन ईयर लिव्ड होता था। टीएक्स क्या है, टीएक्स जो है नंबर ऑफ ईयर लिव्ड एट एज एक्स एंड ओल्डर, तो ये टीएक्स हो जाएगा और ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में ए देखेंगे, और बी में 2, 1 में ए, बी में 2, सी में 4 और डी में 3, ये पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए डीएक्स ये क्या है, नोटेशन है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के, और एलएक्स क्या है कि नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड, पर्सन ईयर्स लिव्ड इन इंटरवल x to x + n, और टीएक्स क्या होता है, टीएक्स एज पहुंचने के बाद लोगों की संख्या, और उसके बाद जो लोग अभी मतलब एक्सपेक्टेड लाइफ जी रहे हैं उनकी संख्या। ईएक्स क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। फिर अगला क्या है, अगले में क्या है, आईएफ जो होता है ये ओवरऑल फर्टिलिटी होती है। आईएफ जो होता है ये ओवरऑल फर्टिलिटी, ये फॉर फर्टिलिटी होता है। आईजी जो होता है वो नॉन मैरिटल फर्टिलिटी होता है, ध्यान में रखिएगा, नॉन मैरिटल फर्टिलिटी मतलब जो मैरिड नहीं है और वो फर्टिलिटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। आईएच जो होता है वो मैरिटल फर्टिलिटी होता है, और आईएम जो होता है ये इंडेक्स ऑफ प्रपोर्शन मैरिड की चर्चा यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे 1 में 4, यहाँ पे जैसे ही 1 में 4 करेंगे आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, हाँ भाई, 1 में 4, बी में 3, एक सेकंड इसका एक्सप्लेनेशन देखें। आईएफ जो है ओवरऑल फर्टिलिटी है, आईजी नॉन मैरिटल है, आईएच मैरिटल
फर्टिलिटी है और आई एम प्रपोर्शन मैरिड। तो 4 2 3 1 है, 4 2 3 1। अच्छा, ये वाले थोड़े से ऑप्शन जो है इन्होंने उल्टा दे दिया, कोई बात नहीं। फिलहाल हमारे पास आंसर जब भी लगाने का तरीका होगा तो जो भी नियरेस्ट होगा उसी को लगाया जाता है। तो इनका मतलब है सी में 2 होना चाहिए और बी में 1 होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये हालांकि नोटेशन है और इसमें कुछ कोई विशेष मतलब का नहीं है। तो अभी के लिए यहाँ पर जो आयोग का आंसर है उसमें इन्हीं को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा और सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बी में हमारा, बी में 3 हो जाएगा और डी में 1 हो जाएगा और सी में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा फिर। अब अगला क्या है, 2 लिस्ट दी गई हैं, इन लिस्ट को आपस में मैच कराना है। तो अब इसमें क्या है कि लिस्ट को मैच कराना है तो फिर से अब वही बात है कि फर्टिलिटी जो मेजर होता है वो किससे आता है, तो फर्टिलिटी मेजर जो होता है चाइल्ड वुमेन रेशियो से आता है। फिर इसके बाद मॉर्टेलिटी मेजर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो मॉर्टेलिटी रेट जब भी हम देखेंगे तो वो मॉर्टेलिटी मेजर्स जो होते हैं वो, हाँ, ESDR एज स्पेसिफिक डेथ रेट जो होता है ये इससे आता है। फिर उसके बाद मॉर्बिडिटी रोगों की संख्या, केस फर्टिलिटी अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। फिर नप्सियलिटी या नपटियलिटी मेजर्स जो होते हैं वो SMAM होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला ही आंसर सही रहेगा। ये आपका आंसर है, नपटियलिटी जो टेस्ट होता है वो सॉरी मेजर होता है वो SMAM होता है। एक्चुअली ये क्या है कि ये टोटली आपको क्या है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी, कंसेप्चुअलिटी इसमें कुछ है नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ है नहीं, केवल इसमें सही आपको आ रहा है मिला पाएंगे या कुछ टेक्निक लगा के कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप मिला सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको मिलाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IMR। IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है तो इसको कहाँ पे मिलाएंगे, पहले में ही मेजर ऑफ इन्फेंट डेथ। ठीक, तो 1 में ए हो जाएगा, मतलब ए में पहला ही हो जाएगा। नियोनेटल, नियोनेटल की चर्चा हम लोग कब करते हैं, तो नियोनेटल का जस्ट अभी बताया था कि अर्ली नियोनेटल और लेट नियोनेटल 2 तरीके की चीजें होती हैं। तो इसमें अर्ली नियोनेटल में 7 दिन और उसके बाद जो है जो लेट नियोनेटल होती है उसमें 28 दिन या 29 दिन की चर्चा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेरीनेटल, पेरीनेटल या अर्ली नियोनेटल एक ही चीज होती है, तो ये 7 दिन के अंदर की बातें होती हैं और हाँ 7 दिन के अंदर की बातें होती हैं। तो यहाँ पे मतलब जब हम पेरीनेटल की बात करेंगे तो अंडर 7 डेज की जो मतलब हमारे पास इन्फेंट डेथ है उनको शामिल करते हैं। फिर जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, तो ये मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर टू मैरिड वोमेन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा। एक में ए सॉरी ए में 1, बी में 2 और सी में 4, डी में 3, पहला ही आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पे फिर इसके बाद क्या है कि अगले हमें लिस्ट फिर से दी गई है, इसको हमें मैच कराना है। तो इस लिस्ट में देखेंगे तो पहला जो कॉलम लिखा गया है, इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ डिपेंड अपॉन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन देन स्टिमुलेट एक्सपोर्ट ट्रेड। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन होता है तीसरे से मैच करेगा। मर्केंटिलिज्म जो यहाँ पे एक थियरी होती है, ये इसका डिफिनीशन है। फिर इसके बाद वेल्थ ऑफ नेशन इज इन लैंड नॉट पीपल। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो जमीन के लिए होता है, मतलब जमीन से एक तरीके से रिलेटेड होता है। तो इसमें देखेंगे तो ये फिजियोक्रेट जो होते हैं वो ये थियरी की चर्चा करते हैं। और फिर उसके बाद पॉवर्टी इज नॉट द नेचुरल रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सी में देखेंगे तो ये मार्नियन जो होते हैं, सॉरी सी 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 जो होता है ये होता है
ठीक है। ये पॉवर्टी इज नॉट द नेचुरल रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मर्नियर का है। फिर आईबीएन खाल्डून जो है वो इनकी थियरी थी कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ इज इनहेरेंटली गुड एज इट इंक्रीजेस ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन एंड रेजेस इनकम। ये सभी जब आप लोग इसका फाउंडेशन कोर्स या जो फंडामेंटल जो चीजें हैं इसकी पढ़ लेंगे तभी ये चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी, ये रिवीजन के तौर पे अच्छे से यूज हो जाएंगी। ऐसे क्या है कि हम मानते हैं कि आप लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, ये जो स्पेशली मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप लोग पढ़े हैं जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक वगैरह पढ़े हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन ये इस टाइप से जो थियरीज हैं ये उसमें जब हम लोग यूजीसी नेट का जो पेपर पढ़ते हैं उस पेपर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि मतलब थियरी तो पढ़ते चले गए, थियरीज कुछ याद रह जाती हैं कुछ नहीं याद रह जाती हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि मतलब इन थियरी का एप्लीकेशन जो है वो एक क्वेश्चन के माध्यम से होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि थियरी को पहले अच्छे से पढ़िए फिर उसके बाद इन सब क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में 3, बी में 4, तो ये आंसर हो जाएगा सी में 1 और डी में 2, ठीक। फिर उसके बाद RMNCHA, RMNCHA क्या होता है, ये एक तरीके से कहा जाए तो ये RMNCHA जो टर्म था हमारे पास या जो इसका आंसर देखेंगे तो 3 4 2 1 है। अच्छा 3 4 2 1 नहीं, ये चौथा आंसर होगा, ये शायद यहाँ पे कुछ ये गलत है। ये क्या है, कंटिन्यूअस RMNCHA कंटिन्यूअस टू केयर है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, फ्री एंड कैशलेस डिलीवरीज की बात हुई थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें जो हुआ था ये स्क्रीनिंग ऑफ डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज या डिफिशियंसीज एंड डेवलपमेंट डिले। फिर उसके बाद राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज के लिए यहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इससे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या होता है यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा इसलिए इसमें मन लगेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। तो ए में 3 देखेंगे तो 2 ऑप्शन ये दोनों कट जाएंगे, ए में 3। फिर चेंज इन आउटकम वेरिएबल, ये ना पता हो एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल पे आ जाइए। एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल की जब भी हम बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल में क्या होता है कि काई स्क्वायर टेस्ट का हम यहाँ पे यूज करते हैं जिसके माध्यम से हम यहाँ पे इन चीजों को बताते हैं, ठीक है। तो सी में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर जो हम रिलेशनशिप का मेजर करते हैं, तो रिलेशनशिप का जब हम मेजर करते हैं डी में देखेंगे, हाँ डी में मेजर ऑफ जो रिलेशनशिप है इसकी जब भी हम बात करेंगे डी में तो ये 1 हो जाएगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की हम बात करते हैं उस केस में। फिर उसके बाद यहाँ पर चेंज इन आउटकम वेरिएबल, तो ये रिग्रेशन एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ ये अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मेजरमेंट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट सबसे पहले इसमें क्या होगा, फिर लोवेस्ट क्या होगा। तो लोवेस्ट में अगर देखेंगे तो सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो NRR ही आएगा, मतलब NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है वो सबसे कम होगा, तो ये दोनों आपके हट जाएंगे। अब उसके बाद शुरुआत देखते हैं कहाँ से होती है, तो GRR TFR या TMFR। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास GRR है इसको कहा जाता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। TMFR क्या होता है, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, टोटल मैरिटल ध्यान में रखिएगा। और TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट।
तो देखेंगे सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारे पास देखेंगे तो TFR होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। फिर उसके बाद TMFR आता है, ठीक है। TMFR आता है तो TMFR में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें चर्चा हम लोग करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका आंसर BCD हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, TFR फिर TMR फिर GRR, फिर इस तरीके से आपका ये आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग continuous arrange the following countries in descending order from highest to lowest per capita emission per capita emission ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो पर कैपिटा इमिशन जो होता है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो जो पर कैपिटा इमिशन होता है सबसे अधिक कतर का है, ध्यान में रखिएगा। टोटल में सबसे ज्यादा तो अमेरिका का है, फिर उसके बाद चाइना का, फिर यूरोपीय यूनियन का, फिर भारत का, फिर उसके बाद रसिया का, इस तरीके से नंबर आता है। लेकिन भारत की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण पर कैपिटा इमिशन कम हो जाता है। तो पर कैपिटा में कतर सबसे ऊपर है, तो डी पहले आएगा, ठीक है। और देखेंगे तो फिर पर कैपिटा में जब हम आगे की चर्चा करेंगे तो नॉर्वे सबसे नीचे आएगा। तो डी सबसे ऊपर होगा, पहले स्थान पे होगा, और ई सबसे लास्ट 5वें स्थान पे होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दो ही ऐसे ऑप्शन है जहां पर डी से शुरुआत है और ई उसके बाद आता है। तो डी के बाद सी क्या है, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया का उतना मतलब कार्बन इमिशन तो पर्याप्त है इनका भी, लेकिन इनकी पॉपुलेशन काफी जो है मतलब ज्यादा है। मतलब वहां पे भी देखेंगे तो 7-8 करोड़ के आसपास लोग हैं। यूनाइटेड नेशन का फिर उसके बाद नंबर आता है यूएसए का। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नंबर आएगा, फिर दूसरे स्थान पर ये रहेगा। तो दूसरे स्थान पर जैसे ही ए का नंबर आएगा तो फिर यहाँ पे आपका आंसर जो है सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका देख लीजिए DACB दूसरा आंसर है। ये यहाँ पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि यहाँ पे कार्बन इमिशन पर कैपिटा, और उसके बाद यहाँ पर कितना पर पर्सन जो है यहाँ पर देखेंगे कितना इमिशन होता है, उसको यहाँ पे दे दिया गया है। तो पहले स्थान पे देख रहे हैं कतर है, दूसरे पे बहरीन है, तीसरे पे कुवैत है, चौथे पे ट्रिनिडाद और टोबैको यहाँ पे है, फिर 5वें ब्रुनेई है, 6वें पे UAE है, 7वें पे न्यू कैलेडोनिया। इस तरीके से जो कंट्रीज हैं, फिर सऊदी अरेबिया है। तो हम इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। इस फोटो के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया ऊपर है और USA नीचे है। लेकिन यहाँ पे जो उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो डेटा लिया गया है ये डेटा लेटेस्ट है, ये ध्यान में रखिएगा 2021 का डेटा है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हम लोग 2023 का पेपर हल कर रहे हैं, 2022 के लिए पूछा गया था, तो उस हिसाब से ये सही है। तो इसमें यहाँ पे डी के बाद सी भी कर सकते हैं, यहाँ पर DC फिर ए। हाँ, ये इसका आंसर थोड़ा सा चेंज करिए इस फोटो के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। पहला रहेगा, पहला जो भी विकल्प है यहाँ पे DCA B E और D तो अपने स्थान पे हैं ही। CA है या AC है, यही कंफ्यूजन था। तो यहाँ पर देखेंगे सऊदी अरेबिया ऊपर है और USA नीचे है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू SRS 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से CBR की डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सी है। तो क्रूड बर्थ रेट में सबसे पहले देखेंगे तो जो बर्थ रेट है सबसे ज्यादा देखेंगे तो बिहार की है, तो बिहार पहले स्थान पे आएगा B।
तो बी पहले स्थान पे आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। फिर उसके बाद ए और डी को छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे ए और डी को छोड़ दीजिए क्योंकि ए और डी दोनों विकल्प में है। अब ई सी होगा या सी ई होगा, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो केरला जो है हमारे पास जो भी हमारे पास हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है। बिहार के बाद ए डी, सॉरी ए डी होना चाहिए, एक सेकंड सी काट दिए, हाँ ए डी, बी ए डी बी ए डी, तो बी तो बिहार सब हो ही गया, फिर उसके बाद ए और डी उत्तर प्रदेश राजस्थान है ही। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु और केरला है। तमिलनाडु और केरला में ये कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। तो जो एसआरएस बुलेटिन 2020 था उसमें देखेंगे तो जो क्रूड बर्थ रेट होती है वो केरला में कम थी, ठीक है, मतलब केरला सबसे लास्ट में आएगा और तमिलनाडु उससे ऊपर था, तो केरला में साक्षरता ज्यादा है, तो इसलिए केरला सबसे लास्ट में आएगा। तो दूसरा आंसर होगा, इसका शायद आंसर गलत लगा हुआ। सीक्वेंस तो ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, हाँ केरला सबसे लास्ट में रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी ए डी, फिर उसके बाद सी ई रहेगा, ठीक है, दूसरा आंसर, ठीक, बी ए डी सी, ठीक है। अब उसके बाद इसको अरेंज करना है लाइव टेबल को। इस लाइव टेबल को अगर हम अरेंज करेंगे तो कैसे इसको लिखना है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इसमें कहा गया है कि फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक हमें लिखना है, तो सबसे ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले यही आता है स्मॉल एल एक्स। तो स्मॉल एल एक्स क्या हो जाएगा, सी सबसे पहले आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्राइमरी जो कोहॉर्ट होता है सर्वाइवल एट एज एक्स जो बताता है हमें, वही यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एन कैपिटल एल आता है, ये ईयर्स लिव्ड की चर्चा करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल एज मतलब पर्सन्स एट एज एक्स, और ये भी पर्सन्स लिव्ड एट एज एक्स एंड एबव, ये चर्चा करता है, और ये एग्जैक्ट एट एज एक्स की चर्चा करता है। तो सी के बाद ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। तो सी के बाद ए डी और बी, तो आपका ये दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि आयुष्मान भारत जो है सबसे बाद में आया था, ये 2018 के आसपास शायद आया था, ठीक है, हाँ 2018 के आसपास। अब RCH जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो है ये 1997 में आया था, ठीक है। फिर NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन है, ये 2013 में आया था, 2013 में। फिर उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है 2005 में आया था, ध्यान में रखिएगा। ये रूरल हेल्थ मिशन पहले शुरुआत हुई, फिर इसी को NHM में कन्वर्ट कर दिया गया, रूरल और अर्बन दोनों को मिक्स करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास बी आएगा और लास्ट में डी आएगा, ठीक है। अच्छा, बी और डी यहाँ पे है, तो ए नहीं, हाँ बी सी ए डी, ठीक है, बी के बाद सी, फिर ए, फिर डी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मोस्ट रिसेंट टू ओल्डेस्ट हमें इसको कंसीडर करना मतलब अरेंज करना है फिर से, अगला क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पर देखेंगे आरसीएच जो प्रोग्राम है, ये देखेंगे फिर से वही अभी जस्ट पढ़े ही हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, तो ये 97 में आया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे द क्लिनिक अप्रोच ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये 92 में आया था, 92 में। और फिर उसके बाद एक्सटेंशन अप्रोच इन फैमिली प्लानिंग, ये जो एक्सटेंशन की चर्चा यहाँ पे की गई थी, एक सेकंड, अच्छा ये 1970 में आया था। और
द क्लिनिकल अप्रोच ऑफ फैमिली प्लानिंग, द क्लिनिकल अप्रोच ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी जो है मतलब 1960 के आसपास आया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे अगर देखेंगे चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, तो सबसे जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए तो 70 के दशक में ये भी आया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ADCB होगा और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है 97 में, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम 92 में, फिर क्लिनिकल अप्रोच ऑफ फैमिली प्लानिंग 50-60 के दशक में आया था, एक्सटेंशन अप्रोच ऑफ फैमिली प्लानिंग ये 70 के दशक में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज करना है हमें फॉलोइंग जो ऑर्डर है इसको डेमोग्राफिक एवेल्युएशन को, तो ECBDA यहाँ पे इसका तीसरा आंसर है। पहले यहाँ पर देख लीजिए कि हाई स्टेशनरी होता है, पहले हाई बर्थ रेट होता है, ये वही नॉर्मल क्वेश्चन है, स्टेजेस की बात कर रहा है। हाई बर्थ हाई डेथ होती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डेथ कम होती है, बर्थ सेम रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले हाई बर्थ हाई डेथ, ठीक है, फिर उसके बाद हाई बर्थ तो होती है बट डेथ थोड़ी सी डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि फॉलिंग बर्थ रेट और बट मोर रैपिडली डिक्रीजिंग मॉर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट थोड़ी सी और तेजी से कम होती है। फिर उसके बाद ये इसका सीक्वेंस है बस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है ओरिजिन ऑफ आउट माइग्रेशन एज पर सेंसस डेटा 2011। तो 2011 के डेटा पे हमें इसको सबसे माइग्रेशन सबसे अधिक माइग्रेशन मतलब लोअर टू हायर असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है। सबसे लो जो माइग्रेशन होता है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का होता है, सॉरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का। तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर बी का उड़ीसा का आता है, फिर उसके बाद सी राजस्थान का, फिर डी बिहार का, फिर यूपी का। ठीक है, तो ये BCD इसी सीक्वेंस में है भी। फिर उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग डेटा सोर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंसेप्शन। तो इंसेप्शन के माध्यम से हमें इसको जो है मतलब कंसिडर करना है कि कब हम इसका कैसे यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कब कब कौन सी चीजें आई थी, तो आपको देखना होगा कि पॉपुलेशन सेंसस 1871 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। फिर 1950 में NSSO की स्थापना हुई थी, और फिर उसके बाद फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS जो हमारे पास आया था, ये देखेंगे तो ये 92-93 में शुरू हुआ था, और ये सारा 64-65 में, ये 64-65 में शुरू हुआ था, ये 92 के आसपास आया था। ठीक है, तो इसके अनुसार देखेंगे तो DCAB हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद फॉलोइंग अप्रोच, ये हमें बताना है कि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट की चर्चा हो रही है। तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट की चर्चा में यहाँ पे क्या है कि देखेंगे तो BCAD इसका हमारे पास आंसर आएगा। पहले जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आया था। ठीक है, BCAD इसका आंसर है। और ये 1970 के दशक में वोमेन इन डेवलपमेंट, फिर वोमेन इन डेवलपमेंट WAD, वोमेन एंड डेवलपमेंट पहले था, वोमेन इन डेवलपमेंट, फिर उसके बाद वोमेन एंड डेवलपमेंट, फिर जेंडर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद जेंडर ला एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है कि दो यहाँ पे क्वेश्चंस मतलब एजर्सन दिए गए हैं दो कथन कारण के। तो इसमें डायरेक्टली हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर में क्या है कि ए ऑप्शन करेक्ट है, इंडिया डज नॉट हैव ए सिंगल सिटी ऑफ ओवरशैडो ओवर द एक्सटेंट ऑफ सीन इन द कंट्री लाइक UK या फ्रांस। ठीक है, फिर उसके बाद आर करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कथन कारण का भी एक क्वेश्चन है, फिर इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें क्या है कि इंडिया सेंसस हैज इंडीड शिफ्टेड टू
D is your approach where individual are counted based on their usual residence। तो ये इसकी चर्चा है। फिर उसके बाद R भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है और इसका लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जल्दी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता नहीं है, ये कथन कारण के क्वेश्चन होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बस एक केवल मतलब सामान्य जानकारी पूछी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एनीमिया इज मेजर कंट्रीब्यूटर फैक्टर ऑफ मैरिटल मॉर्टेलिटी। तो यहाँ पर देखेंगे मैरिटल मॉर्टेलिटी में कंसीडर होता है। फिर उसके बाद आर भी ट्रू है, और क्यों? क्योंकि इसका प्रिवेलेंस बहुत हाई है, इसका प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं ज्यादातर एनीमिया के शिकार हो जाती हैं। तो इस केस में यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, दो कथन कारण दिए गए हैं, इनको हमें देखना है। तो इनके लिए क्या है यहाँ पर फिर से यहाँ पे जनरली ट्रू होता है। ये पहला जो कथन कारण दिया गया है कि फीमेल हेड हाउस होल्ड ऑफ्टन फेस हायर रेट ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू वेरियस सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। सबसे पहले देखिएगा कि एक हम चर्चा यहाँ पे किए थे कि फीमेल जो मतलब फैमिलीज जो भारत में है उनमें फीमेल जो होता है वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड बहुत कम केसेस में होता है, और उन केसेस में यहाँ पर ज्यादातर केसेस में फीमेल हाउस होल्ड का हेड होता है जहाँ पर मेल प्रेजेंट ना हो या फिर मेल की कुछ मतलब अनुपस्थिति हो। तो उस केस में यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बहुत चैलेंजेस होते हैं, इसलिए उनका जीवन ज्यादातर केस में गरीबी में ही बीतता है। रीजन इज आर जो है करेक्ट नहीं है क्योंकि पॉवर्टी डज नॉट एम्पावर इंडिविजुअल टू बिकम हेड ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, गरीबी थोड़ी ना कारण होती है इसका कि जो है मतलब वो हाउस होल्ड का हेड हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से यही क्वेश्चन, तो इसमें देखते हैं कि फिर ओपेंटिफिकेशन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्प्रेड ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉर्न डिजीज। इनकी जो है मतलब ओपेंटिफिकेशन जो होता है इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कार्यक्रम भी चलाया था, ओडीएफ फ्री। फिर उसके बाद कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज ड्यू टू ओपेंटिफिकेशन इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड इशू दैट लीड्स टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। तो ऑब्वियस सी बात है, ओपेंटिफिकेशन की बात हो रही थी, ये दोनों सही हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, फिर अब इसके बाद अब यहाँ पर ये ग्राफ की बातें आ गई, मतलब जहाँ पे क्वेश्चंस अगर आपको चार्ट ये आसानी से समझ में आ गया तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब इसमें पूछ रहा है कि जो एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट जो भारत में है 2020 का ये डेटा दिया गया है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन का हमें आंसर देना। विच कंट्री हैज कंसिस्टेंट विच स्टेट हैज कंसिस्टेंटली हायर ASFR इन ऑल एज ग्रुप देन आसाम एक्सेप्ट 15-19। तो 15-19 वाले एज ग्रुप को छोड़ दीजिए और आसाम के अलावा तो बाकी जो चार हैं उनको सभी एज ग्रुप में ऑल एज ग्रुप की हमें चर्चा करनी है, लेकिन 15 से 19 वाले को छोड़ देना है। तो ASFR यहाँ पे हमें देखना है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल कहा गया, ये है वेस्ट बंगाल, JK यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, और फिर बिहार, हमारा प्यारा बिहार कहाँ गया, ये है। तो इसके बाद यहाँ पर हाँ इन चारों में देख लीजिए कि इसमें कंसिस्टेंटली हायर जो है बातें हो मतलब हुई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ASFMR जो है यहाँ पर देखेंगे तो यूपी का देखें तो कंसिस्टेंटली सभी स्टेट से ज्यादा है। ठीक है, सबका मैचिंग करा लीजिए तो सब में ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर यूपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हिच स्टेट हैज हायर ASMR ड्यूरिंग 40 एंड एबव। तो 40 एंड एबव का मतलब ये हो गया कि ये दोनों कॉलम हमें मैच कराने हैं। तो जो ऑप्शन है उन्हीं पे हमें विचार करना है, केरला और फिर केरल के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसमें देखिए चारों में देखिए सबसे ज्यादा हाई कहाँ पे है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर लगभग सभी जो है इन दोनों को छोड़ के उसमें मतलब सबसे ज्यादा ASMR। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है।
फिर उसके बाद विच स्टेट हैज हाईएस्ट ASEMR, अच्छा यहाँ पे उल्टा हो गया, ASEMFR है ना, ठीक है, एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट, हाँ ठीक तो है, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा। तो इसमें ऑल एज ग्रुप फिर से वही बात कर रहा है, 15 से 19 वालों को छोड़ देना है, फिर उसमें बताइए कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अभी जस्ट जो अभी हम लोग केसेस देखे हैं उसमें जो चारों स्टेट हैं उसकी चर्चा फिर से शायद रिपीटेड क्वेश्चन था क्या यार। सेम यही क्वेश्चन तो था शायद तीसरा, ये वाला, हाँ 15 से 19 यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट करना था, और 15 से 19 यहाँ पे एग्जेम्प्ट करना है। हाँ क्वेश्चन सेम है, बस विकल्प अलग अलग थे, तो यहाँ पे यूपी आंसर ही हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद फिर से वही है कि लोवेस्ट, तो लोवेस्ट है आफ्टर 40 इयर्स, तो आफ्टर 40 इयर्स की यहाँ चर्चा हो रही थी, हम इन्हीं दोनों ग्रुप को देखेंगे। फिर हमारा यह तमिलनाडु है, फिर यहाँ पे हमारा केरला है, फिर कर्नाटक है, फिर हरियाणा, हरियाणा कहेंगे ये, इन चारों में देख लीजिए जहाँ पे लोवेस्ट हो, तो लोवेस्ट चारों में मिलाना है, तो चारों में देखेंगे तो तमिलनाडु में सबसे कम है, ठीक है, तमिलनाडु। फिर इसके बाद हायर एज ग्रुप 15-24 को छोड़ के, ठीक है, अच्छा नहीं, हाउ मेनी स्टेट्स हैव ASEMR हायर इन एज ग्रुप 15-24 ईयर देन इंडिया, तो यहाँ पे 15-24, अच्छा 15 से 24 ये दो एज ग्रुप हैं, और इंडिया वाले से हमें मतलब कौन सा स्टेट है, मतलब कितने ऐसे स्टेट हैं जिनका यहाँ पे मतलब हायर ASMR है। तो देखेंगे असम का, असम का देखेंगे पहला तो ज्यादा है लेकिन दूसरे वाले में कम हो गया है। फिर उसके बाद बिहार का देखेंगे तो दोनों ज्यादा है, फिर गुजरात का देखेंगे तो दोनों ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये कम हो जा रहा है, तो ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दोनों, अच्छा ये कम हो जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे कम हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 53, 250, 53 ये भी कम हो जा रहा है, 420, 249 ये भी कम हो जा रहा, और फिर उसके बाद 255, ठीक है, 450, 450 यूपी का, और फिर ये इसके बाद इसका भी ज्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितने, अच्छा इसका कम है, इसका कम है, ये 275 है। तो 1 2 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये ASMR ASEMFR जो है, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिनका इंडिया से ज्यादा है। अब इसके बाद फिर से क्वेश्चन, फिर ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को हमें बताना है। तो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इज, मान लो कि X% है, आप फीमेल पॉपुलेशन आप B, तो फीमेल पॉपुलेशन यहाँ पे B में फीमेल पॉपुलेशन क्या है, 33% है, और ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन ऑफ ए की ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन 22% है। तो सबसे पहले 12,000 का 22% निकालिए, 16,000 का 33% निकालिए, फिर देखिए कितना परसेंट है एक दूसरे का, ठीक है। तो इसका 22% हो गया ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन का, फिर इसका 33% हो गया। परसेंटेज जो ए का कितना परसेंट है, तो A गुणे X/100 इज इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन बोल रहा है B की पॉपुलेशन, तो यहाँ पर देखेंगे इसको हल कर दिया तो 50% आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन इन विलेज ई में मेल पॉपुलेशन, अच्छा यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है, तो 100% में दोनों को घटा दीजिए, तो 25 घटाएंगे 75 आएगा, 75 में 30 और घटाएंगे तो कितना, 45, 45 5 50 20 70, हाँ 45 आएगा। ये हो गया यहाँ पर मेल। फिर उसके बाद ई में फीमेल पॉपुलेशन, की जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ई में फीमेल पॉपुलेशन का यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और हाँ ठीक है 4, 3 2 5, 5, ठीक है, ये तो हो जाए नहीं 4 हो जाएगा, सॉरी
6 4 10 क्वेश्चन और 3 2 5 5 4 9 1 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या किया गया है, मेल पॉपुलेशन 45%, फीमेल 44%, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन दी है, केवल परसेंटेज कैलकुलेट करना है बस और कुछ नहीं। फिर अब यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन आप ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पॉपुलेशन अलग अलग है इसलिए सबको कैलकुलेट करना पड़ रहा हो। पॉपुलेशन सेम होती तो डायरेक्ट परसेंटेज का हम रेशियो निकाल लेते, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन विलेज सी और मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। तो ट्रांसजेंडर सी का ट्रांसजेंडर यहाँ पे है, बी के मेल पॉपुलेशन यहाँ पे। तो फिर से वही बात है, 6 2 8 2 10 होगा और फिर उसके बाद जो है 3 3 6 32% यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो 7 3 10 0 और फिर उसके बाद 3 2 5 4, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद अब यही कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना 32-40% दोनों का कैलकुलेट कर लीजिए, फिर दोनों पॉपुलेशन का, फिर उसके बाद रेशियो ले लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये पेपर वैसे देखा जाए तो इसमें जो ग्राफ वाला ये क्वेश्चन है 10 के 10 क्वेश्चन, ये थोड़े से आसान दिए गए थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन विलेज ए। तो विलेज ए में मेल एंड फीमेल का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए मेल एंड फीमेल में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर फीमेल पहले निकालिए, 6 2 8 2 10 हो जाएगा और 4 2 6 3, ठीक है। तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2 2 4 6 10, एक हासिल हो गया, 3 2 5 4 9 1 10, ठीक है। तो 32% हुआ। तो मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, मेल और फीमेल पॉपुलेशन, तो 46 माइनस 32, ये क्या हो जाएगा 4 और 1 गुणे 12,000 अपॉन 100, कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 46 32 का निकालो, फिर डायरेक्टली उसका जो है मतलब इन दोनों को परसेंटेज का डिफरेंस ले लीजिए क्योंकि इस बार पॉपुलेशन सेम है, ठीक है, इसलिए डिफरेंस 1680, ठीक है। तो ये 1680 हो जाएगा। अब अगला क्या है, अब इसमें क्या है कि फीमेल इन विलेज बी एंड डी टुगेदर परसेंटेज मोर देन मेल इन विलेज सी। तो विलेज सी के सबसे पहली बात मेल निकाल लीजिए और बी और डी के फीमेल निकाल लीजिए, बी और डी के फीमेल निकाल लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, फिर उसका परसेंटेज देख लीजिए कितना है आप। तो यहाँ पे फीमेल डी में, फीमेल बी में, फिर उसके बाद टोटल पॉपुलेशन इनकी कितनी हो गई, मेल फीमेल की ये हो गई, फिर इसके बाद सी में मेल की संख्या, फिर उसके बाद इसको हमने परसेंटेज निकाल लिया। ध्यान में रखिएगा परसेंटेज हमें जिससे निकालना है उसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी एंड डी का हमें परसेंटेज की यहाँ पे चर्चा कर रहा है, बी एंड डी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज की चर्चा कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बी और डी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक सेकंड, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज सी टुगेदर इज x% मोर देन मेल पॉपुलेशन इन दिस। तो इसमें क्या करेंगे, मोर देन बी और डी में एक जब हम मोर का कंसेप्ट लगाते हैं तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस अपन जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसकी चर्चा, ठीक है। तो यहाँ पे 175 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी जद्दोजहद के बाद काफी स्पीड बढ़ाने के बाद ये कोशिश हम लोग कर पाए हैं कि लगभग 2.5 घंटे के आसपास में ये पेपर खत्म हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि क्लासेस लंबी हो जा रही हैं, तो हमने भी थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को अगर ये स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगी हो आज की, तो आप लोग मैसेज या कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं हमें, और अगली क्लास में फिर उसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। तो बाकी L1 क्लासेस का ये हमारा यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक L1 क्लासेस प्रयागराज अगर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो ये इस आइकन के साथ या इस लोगों के साथ हमारे पास एक ऐप आएगा और उस ऐप के माध्यम से सारी जानकारी आप लोग वहाँ पे ले सकते हैं। तो
आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव ए नाइस डे।